I think now it's visible in full screen mode. Yes, ma'am. Okay. So, welcome to all the participants. और जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रही थी कि 23 पार्टिसिपेंट्स दिख रहे थे, तो उसमें 2 हम और मैडम को छोड़ दें तो शायद हमारे साथ 21 पार्टिसिपेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं। और मैम बस मैं एक ब्रीफ चाहूंगी कि किस एरिया से हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स। मैडम ये मिक्स्ड ग्रुप है मैम, आर्ट्स कॉमर्स साइंस बैकग्राउंड के हैं। 2 पार्टिसिपेंट्स है मैडम लोग जो एजुकेशन बैकग्राउंड के हैं, बट रेस्ट ओके, ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर फ्रॉम डिफरेंट आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस बैकग्राउंड। ठीक है। तो जी। ये जो टॉपिक मैंने लिया है वो टॉपिक जब आप लोगों की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें यूजीसी ने अगर इसको इंक्लूड किया है तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वेरी टॉपिक। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि अगर हम इस टॉपिक को देख रहे हैं इवैल्यूएशन एंड फीडबैक, देन हमें ये देखना है कि अगर हम इस टॉपिक के साथ जा रहे हैं तो अगर हम एज अ टीचर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, हमारे जो एक्टिविटी है वो बेसिकली टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटी है जो कि हमें अपने स्टूडेंट्स के साथ करनी होती है, तो वहां पे ये एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आपकी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिवली पूरी हो ही नहीं सकती। उसमें भी अगर हम अपनी सोसाइटी में जाएं तो अभी हमारी सोसाइटी का जो सीन है उसमें चाहे हम कॉलेज टीचर हो या हम मेंबर ऑफ सोसाइटी हो या हम एज ए पेरेंट्स देखें या किसी भी एंगल से देखें, एज ए स्टूडेंट भी देखें, तो हमें हर तरफ केवल और केवल जो देखने को मिल रहा है वो सीन कुछ ऐसा होता है कि सभी लोग केवल ग्रेडिंग 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 की बात करते हैं। सो ग्रेडिंग कब पॉसिबल है? जब हम किसी प्रोसेस के थ्रू किसी इंडिविजुअल को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को गुजारें जिसको कि हम बोलते हैं असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो अगर ये सिनेरियो हमारे सामने है तो हमें उसके हिसाब से भी इस टॉपिक को समझना और इसको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। अभी आगे अगर देखते हैं, इसके पहले अभी हम लोगों ने एक साल पहले जो फेज देखी है उसमें क्या था, कोविड-19 कंडीशन थी, क्लासरूम कंप्लीटली खाली थे। टीचिंग लर्निंग कैसे इंश्योर करना है उस पे बहुत सारे डिबेट्स चल रहे थे, कैसे हम करें, कैसे हम बच्चों को नॉर्मल मोड में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड रखें। लेकिन वहां पे भी जो सबसे पॉपुलर मोड ऑफ डिस्कशन था वो अगेन इट इज अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन कैसे होगा, अगर हमें नेक्स्ट ग्रेड में भेजना है तो बच्चे को हम कैसे भेजेंगे, क्या तरीका होना चाहिए। वट एवर द सिचुएशन, हम एक तरफ स्ट्रगल कर रहे थे कि हाउ टू एंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ आवर स्टूडेंट इन आवर क्लासरूम, साथ ही साथ हम दूसरी तरफ ये भी कह रहे थे कि व्हाट अबाउट द इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, हाउ ग्रेडिंग विल बी हैपेंड इन दिस सिचुएशन। कभी ये था कि हमें फेस टू फेस एग्जाम लेना चाहिए बिकॉज अ फीलिंग ऑफ डिस्ट्रस्ट इज देयर। हम एज अ टीचर ये मान रहे थे कि बच्चा अगर घर पे बैठ के एग्जाम देता है या ऑनलाइन मोड में एग्जाम देता है तो वो बहुत सारी चीटिंग कर सकता है। हमने कभी भी बच्चे के ऊपर ट्रस्ट करना नहीं सीखा एज अ टीचर, एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। या कभी इसकी बात हो रही थी कि ऑनलाइन अगर हम ओपन बुक एग्जाम ले लेंगे तो भी हम बच्चे को पास कर सकते हैं, या बिना इन एग्जाम्स के भी क्या बच्चे को नेक्स्ट स्टैंडर्ड में प्रमोट किया जा सकता है। ये सारे इश्यूज थे उस समय भी जब एक समय हम अपनी लाइफ के साथ स्ट्रगल कर रहे थे। हम रोज ऐसी इंसिडेंट्स सुन रहे थे जहां पे ये था कि हाउ टू प्रोटेक्ट आवर लाइफ्स, लेकिन वहां पे भी इवैल्यूएशन के डिस्कशन और कैसे बच्चे की ग्रेडिंग की जानी है वो बहुत ही प्रिवेल कर रही थी। और ये एक बहुत सैड एस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी का। क्यों? क्योंकि हमें बिना एक स्कोर शीट की ग्रेडिंग के लगता ही नहीं है कि वी आर एबल टू ग्रेड। तो आज मैं जो आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ उसमें ऐसा कोई लेक्चर नहीं लूंगी, लेकिन वो बातें रखना चाहूंगी कि क्या हमने अपने एजुकेशनल इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट की प्रैक्टिसेस में सही तरीका जो होना चाहिए ग्रेडिंग एंड इवैल्यूएशन का वो अपनाया है। क्या जिन पैरामीटर्स पे हम सक्सेस एंड फेल्योर को डिसाइड करते हैं वो पैरामीटर्स हमारे अप्रोप्रिएट हैं या नहीं, इन सब पे ही मैं चर्चा करना चाहूंगी क्योंकि हम सभी एक ही जैसे हैं और आप भी उसी रेगुलर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, मैं भी उसी रेगुलर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। तो हम देखेंगे कि हमारे क्या व्यूज हैं और आप बताएंगे कि आप लोग किन प्रैक्टिसेस को यूज कर रहे हैं।
अगर आप लोगों के लिए बात करें तो आप भी इस प्रोग्राम में हैं, मैडम ने आप लोगों को बहुत सारी गाइडलाइंस दी होंगी कि यू हैव टू डू दिस दिस दिस, अटेंडेंस आपके होना चाहिए, पंक्चुअलिटी होना चाहिए, ग्रुप में इंटरेक्शन आपका होना चाहिए। तो ये सारे भी आपकी ग्रेडिंग से रिलेटेड एस्पेक्ट हैं, जहाँ पे ये आपकी ग्रेडिंग के लिए बताया गया है कि अगर आप ये टास्क 85% एंड अबव करते हैं देन यू स्कोर A+ ग्रेड, 70% or less than or equal to 84, then it's equivalent to A grade. So this is the scene where we are present here, and again it's related with the process of grading. तो अब मुझे लग रहा है कि अगर हम अपना एक भी दिन देख रहे हैं, तो किसी भी रोल में हम हैं, एज अ टीचर हम हैं, तो हमारा इंस्टीट्यूशन हमें एसेस कर रहा है, हमें यहाँ से सर्टिफिकेट लेके जाना है, अपने इंस्टीट्यूशन में सबमिट करना है कि यस आई हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली and this is our grade card. So everything is related with the process of grading. सीन क्या बन रहा है इस ग्रेडिंग का? What is the condition on mental state of student due to process of grading? तो अभी एनसीआरबी का एक डेटा है, ये रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया में 11 दिसंबर की 2022 की, जहां पे स्टूडेंट सुसाइड्स इन इंडिया एट a 5-year हाई, मेजॉरिटी फ्रॉम महाराष्ट्र। तो अभी हम महाराष्ट्र, बहुत डिफरेंट स्टेट से पार्टिसिपेंट्स हमारे होंगे, लेकिन वी आर कंडक्टिंग द प्रोग्राम फ्रॉम द महाराष्ट्र। एंड ये डेटा है, तो महाराष्ट्र ही केवल आगे नहीं है, एमपी, तमिलनाडु, इन सब में भी कंडीशंस बहुत पुअर हैं। और इवन एवरी स्टेट हैज दिस टाइप ऑफ न्यूज एवरी डे। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो सुसाइड कर रहे हैं ड्यू टू प्रेशर ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। According to government data, 22 students have died in Kota since 2022. Around 121 have died since 2011. ये डेटा राजस्थान कोटा का है, जहां पे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। हम सभी जानते हैं एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी और एज एजुकेशनल प्रैक्टिशनर कि आईआईटीज, एनपीएमटी, नीट एटसेट्रा की प्रिपरेशन के लिए बच्चे ये कोचिंग हब है जहाँ पे जा रहे हैं, और वहां से हर साल हमें कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं जहां पे बच्चा अंडर मेंटल प्रेशर, जो हमारा सिस्टम है इवैल्यूएशन का, जो हमारा सिस्टम है नीट को क्वालिफाई करने का, जो हमारा सिस्टम है आईआईटीज को क्वालिफाई करने का, या अदर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में एडमिशन लेने का, उसमें बच्चा उस मेंटल प्रेशर को फेस करता है जो उसको भेज देता है इस स्टेज में कि वो कभी कभी सुसाइड भी कर रहा है। Death of 3 students by suicide within 12-hour रॉक कोचिंग हब कोटा इन राजस्थान। 12 घंटे के अंदर 3 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, तो लोग थोड़ा डर जाते हैं, थोड़ा हलचल ज्यादा हो जाती है, न्यूज़पेपर में वो हाईलाइट आने लगती है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, जबकि हम सभी जानते हैं कि ये सिस्टम हमारा बनाया हुआ है। और एज ए पेरेंट, एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, हम ये भी जानते हैं कि आज अगर हम अपने बच्चे को वहां भेज रहे हैं, तब भी हम इन सब चीजों को जानते हुए उस प्रोसेस में उसको भेज रहे हैं फॉर बिकमिंग द पार्ट ऑफ दैट वेरी सिस्टम जहां पे ये इंसिडेंस हो सकती है। या एज ए टीचर हम इन सब चीजों को जानते हुए, इन सब कॉन्सिक्वेंसेस को समझते हुए भी वही प्रैक्टिसेस लगातार प्रिपेयर कर रहे हैं। हम बच्चे को डे 1 से वो मेंटल प्रेशर देते हैं जिसमें उसे ये पता ही नहीं है कि केवल ये मार्क्स ही सफिशिएंट नहीं है, लाइफ इज लिटिल बिट मोर देन दीज मार्क्स। अभी तो ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात हो गई, जहां पे हम ये मानते हैं कि करियर डिसाइड होता है। आफ्टर 12th बच्चे ये काम कर रहे हैं। बहुत सारे आपके न्यूज हैं जहां पे बच्चा जब एडमिशन ले रहा है, वो आईआईटीज में हो, वो मेडिकल के एरिया में हो, बड़ी यूनिवर्सिटीज में हो, वहां पे भी वो सुसाइड कमिट करता है ड्यू टू वाई लो इंटरनल मार्क्स। एक बच्चा ये सब कंपटीशन बीट करके आईआईटी में एडमिशन लेता है, लेकिन फिर उसके बाद वो वहां पे सुसाइड करता है। क्यों? क्योंकि उसको किसी प्रोफेसर ने किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में इंटरनल मार्क्स कम दिए, या ऐसे कुछ प्रेशर्स हैं मेडिकल में जो वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, और वहां पे वो एज ए मेडिकल स्टूडेंट, और आफ्टर बीइंग एमबीबीएस, एक न्यूज थी मैंने इंक्लूड नहीं करा, नीट पीजी के एक एस्पायरेंट ने सुसाइड कर लिया ड्यू टू प्रेशर। वो ऑलरेडी एमबीबीएस कर चुका है, लेकिन पीजी करने के लिए उसके मेंटल प्रेशर है और वो सुसाइड कमिट कर रहा है। सो दिस इज द सीन ऑफ अवर सोसाइटी एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ आवर करंट
डिफेक्टिव इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट प्रोसेसेस। हमें क्या करना है, हमें अपने इस सिस्टम को सुधारने की दिशा में कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, कुछ सोचना पड़ेगा। अब मैं बात करती हूँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, प्रेशर होता है, हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं बहुत स्ट्रगल है, बच्चे को प्लेसमेंट चाहिए होता है। व्हाट अबाउट द दिस न्यूज? ये बहुत रिसेंट इंसिडेंट्स है, जनवरी 20, इंक्रीजिंग अटैक्स लीव स्कूल टीचर्स एनॉक्सियस इन दिल्ली। दिल्ली में स्कूल टीचर परेशान है, क्यों? क्योंकि बच्चे उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। अभी बच्चों ने सुसाइड करना कम करके टीचर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। घटना क्या है, किसी चीज में टीचर ने डांटा, और तो घटना ये हो रही है कि 3 स्टूडेंट मिलके टीचर को चाकू से मार रहे हैं। दिस इज द सिचुएशन। एक उसका हाथ पकड़ लेता है और दो उसको क्या कर रहे हैं, चाकू से मार रहे हैं। उन्होंने चाकू अरेंज किया, प्लान किया प्रॉपरली, और उस टीचर की ये हालत हो जाती है कि इस कंडीशन में हॉस्पिटलाइज्ड है। और द गुड न्यूज इज कि उन्होंने जैसे भी अटेम्प्ट किया, ही इज स्टिल अलाइव, वो सरवाइव कर गए, और अपनी स्टोरी बताने के लिए कि हाँ हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, और शायद समाज में ये इंसिडेंट्स क्यों हुआ है उसका प्रत्यक्ष गवाह बनने के लिए कि शायद ये हमारे क्रिएट किया हुआ ही इंसिडेंट्स है। हमने बच्चों में वो मॉरल वैल्यूज इनकलकेट की हैं, वो प्रेशर इनकलकेट किया है ड्यू टू इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट प्रोसेस, जिसकी वजह से आज ये अटेम्प्ट हो रहा है। आप पार्टिसिपेंट्स में किसी को ये घटना याद है? 4 साल पहले दिल्ली के रॉयल इंटरनेशनल स्कूल में एक इंसिडेंस हुई थी, जहां पे एक प्रद्युम्न नाम के छोटे बच्चे का मर्डर हुआ था। एनीबॉडी, किसी को अगर याद हो ये घटना? एक्चुअली अभी ऑनलाइन मोड में हम ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमें ये लगे कि आप लोग बात सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत मोनोटोनस हो जाता है। फ्रॉम द पार्टिसिपेंट? नहीं। ओके, प्रशांत सर कह रहे हैं कि नहीं हमें ये घटना नहीं याद है। ये रॉयल इंटरनेशनल की घटना है, और इसमें एक क्लास 11th के स्टूडेंट ने एक क्लास फर्स्ट के बच्चे, छोटे बच्चे का मर्डर कर दिया था, और उसका रीजन केवल और केवल एक ही था, टू अवॉइड द एग्जामिनेशन एंड पेरेंट टीचर मीटिंग। तो इसमें बहुत इंक्वायरी हुई। पहले ये हुआ कि उसका मर्डर किसी कंडक्टर, बस के कंडक्टर ने किया है, क्या रीजन हो सकते हैं। उसको बाथरूम में चाकू से मार मार के घायल कर दिया था। बाद में जब सीबीआई इंक्वायरी हुई तो उसने ये कंक्लूड किया कि दिस मर्डर इज बाय 11th क्लास 11th स्टूडेंट। और क्यों? टू अवॉइड द इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस एंड कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट इन पेरेंट टीचर मीटिंग। तो अभी बच्चा सुसाइड कर रहा था, फिर बच्चे ने क्या किया, टीचर पे अटैक करना शुरू किया, और एक सिचुएशन ऐसी भी है जहां वो एक दूसरे बच्चे का भी मर्डर कर दे रहा है टू अवॉइड द एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो इवैल्यूएशन है, इस इवैल्यूएशन को ऐसा होना चाहिए जो हमारे बच्चे के लिए, हमारे चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट हो या स्कूल के स्टूडेंट हो, नो डाउट हम एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, एज ए पेरेंट, सब हम ये जानते हैं कि ये एक प्रेशर क्रिएट करने वाली प्रोसेस है, और बच्चा इस समय प्रेशर में होता है। तो चैलेंज अभी ये है, मैं यहाँ से अपना स्टार्ट कर रही हूँ कंटेंट, कि आपको जो एग्जाम्स हैं, जिस तरह का ये टेरर बना हुआ है, ये खत्म करके बच्चा जिस दिन इसको एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट करने लगेगा कि दिस इज अ अपॉर्चुनिटी टू सेलिब्रेट आवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हमने जो कुछ सीखा है उसको सेलिब्रेट करने का ये टाइम है। इसमें ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जिसकी वजह से हम एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, या टीचर के ऊपर अटैक कर रहे हैं। उस दिन हम अपनी इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस में सक्सेसफुली अपना रोल प्ले कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ कि व्हाट इज द एजुकेशनल इवैल्यूएशन। सो इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच जजमेंट्स आर फॉर्म्ड। हमें कुछ निर्णय बनाने हैं
इसलिए कुछ निर्णय लेने हैं कि बच्चे को क्या करना है, अगले ग्रेड में भेजना है कि नहीं भेजना है, उसको पास कहना है, उसको फेल कहना है, उसको आगे की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भेजना है या नहीं भेजना है। इन सब चीजों को करने के लिए ही हम इन प्रैक्टिसेस को करते हैं। और इन प्रैक्टिसेस में बेसिकली 3 फेजेस होती हैं। फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग, and second one is forming judgment, and third one is about making decisions. तो करना क्या है इन सब में, अगर हम इन 3 स्टेप्स को डिटेल में देखें तो फॉर व्हाट इंफॉर्मेशन गैदरिंग, अबाउट अचीवमेंट्स, competencies developed and instructional objectives. हमने जो अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स प्लान किए थे, हाउ सक्सेसफुली वी कंप्लीटेड दोज वेरी ऑब्जेक्टिव्स इन आवर क्लासरूम। हमने जो बच्चे के लिए अचीवमेंट टारगेट्स फिक्स किए थे, क्या वो बच्चे ने वो अचीवमेंट टारगेट्स पूरे किए, क्या उनके अंदर कुछ बिहेवियर मॉडिफिकेशन हुआ, क्या उनके अंदर कुछ नई कॉम्पिटेंसीज डेवलप हुई। इन सब के बारे में हमें इवैल्यूएशन में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। देन इट इज स्टेज ऑफ फॉर्मिंग जजमेंट। तो जब हमें जजमेंट करना है तो जजमेंट में हमें ये देखना है कि अबाउट अटेनमेंट ऑफ लेवल इन टर्म्स ऑफ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। जब हम अपनी टीचिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो हम कुछ बिहेवियरल आउटकम्स का निर्णय कर लेते हैं। जैसे मान लिया कि हमारे पास जब बच्चा हमारे क्लासरूम में आता है तो वो कुछ जानकारी, कुछ चीजों को सीख के आता है, उस समय उसका कुछ बिहेवियर रहता है, और हम अपने इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर के बाद, अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को पूरा करने के बाद कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके अंदर कुछ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन आ जाएंगे। तो वो आपके एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स होते हैं कि आप अपनी लर्निंग के बाद क्या आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस बच्चे में। लेकिन आपका जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है वो हमेशा वैरी करता है, और हर एक बच्चा अलग अलग लेवल पे अचीव करने की कोशिश करता है। उस अलग लेवल पे अगर हम बात करें तो उनको हम रियल बिहेवियरल आउटकम्स कहते हैं, RBOs। तो जो आपके एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम से आप चाहते थे कि बच्चा इस लेवल पर अचीव कर पाए, इस लेवल पे अचीव कर पाए, उससे कुछ वैरी करते हुए उस बच्चे के रियल बिहेवियरल आउटकम होते हैं। अब उन रियल बिहेवियरल आउटकम में आपको ये निर्णय करना है कि आप बच्चे को किस लेवल की सक्सेस के साथ आप पास, और या किस लेवल की सक्सेस ना होने पे उसको फेल की कैटेगरी में रखेंगे। सो इट्स अबाउट द फॉर्मिंग जजमेंट एंड मेकिंग डिसीजंस। अगर मान लिया बच्चा एनी हाउ उस इंटेंडेड लेवल को नहीं पूरा कर पाता है, जो रियल बिहेवियरल आउटकम्स हैं उसका इंटेंडेड लेवल क्या है, अगर उसको भी वो पूरा नहीं कर पा रहा है तो हम क्या करेंगे, व्हाट मेजर्स शुड बी देयर अबाउट रिमीडियल टीचिंग। अभी मैं आगे बात करूंगी कि रिमीडियल टीचिंग क्या है। जब हम बच्चे को वो नॉर्मल क्लासरूम में नहीं सीख पा रहा है तो उसके बाद उसको कुछ सपोर्टिव टाइम देते हैं, सपोर्टिव टीचिंग करते हैं जहां पे वो उसको सीख पाए। अबाउट द प्रमोशन फ्रॉम द क्लासरूम, अबाउट द सर्टिफिकेशन, एटसेट्रा। अब इस पूरी प्रोसेस में, इवैल्यूएशन की प्रोसेस में, चाहे वो स्टेज हो इंफॉर्मेशन गैदरिंग की, या चाहे वो स्टेज हो फॉर्मिंग जजमेंट की, या वो स्टेज हो मेकिंग डिसीजंस की, इसमें कहाँ ये लिखा है कि आप बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर दीजिए कि वो सुसाइड कमिट करने के लिए बढ़ जाए, या आप अगर उन अचीवमेंट्स का टारगेट सेट कर रहे हैं तो अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारे बच्चों में हैं तो क्या हमारी जो अचीवमेंट्स हैं वो वैरी नहीं करेंगी। हमने सबके लिए एक ही लर्निंग आउटकम क्यों फिक्स कर दिया है। तो नो डाउट कि हमारा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम था कि नहीं बच्चा यहां तक कर लेगा, लेकिन हमारे एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम में और जो रियल बिहेवियरल आउटकम है उसमें एक डिफरेंस होना है, और ये इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग हर एक बच्चे पे वैरी करेगा। तो इसको समझते हुए अगर हम अपनी प्रैक्टिसेस को स्टार्ट करेंगे तो आई थिंक कुछ इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। कुछ टर्म्स हैं जब हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो मेजरमेंट फर्स्ट, व्हाट इज द मेजरमेंट? मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग न्यूमरल्स टू ऑब्जेक्ट्स और एन एट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। जब भी हम किसी चीज को क्वांटिफाई करना चाहते हैं, आइदर इट इज ट्रेट और इट इज लेवल ऑफ अचीवमेंट, तो वहां पे हमें सबसे पहले मेजरमेंट करना होता है। हम क्वांटिफाई करते हैं कि बच्चे ने कितना अचीव किया है, देन उसका क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन करके हम बच्चे का रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं।
And what is the process of assessment? So assessment is the process of estimating the status of people's development in different aspect of learning. जब हम एजुकेशनल इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो इट अबाउट द जजमेंट ऑफ एंड प्रोडक्ट, वो केवल आपका जो एंड प्रोडक्ट है उसको जज करता है कि आपने क्या अचीव किया और आपकी सक्सेस लेवल क्या है। लेकिन हम अब इवैल्यूएशन की जगह असेसमेंट को यूज करते हैं, क्योंकि असेसमेंट एक ऐसा टर्म है जहां पे हम बच्चे की कंटिन्यूअस डेवलपमेंट को देखते हैं, ना कि केवल जो एंड प्रोडक्ट होता है हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज आप एक प्लांट लगाते हैं एक गमले में, उसको रोज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको कितनी धूप चाहिए, कितना पानी चाहिए, अगर न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी है तो उन न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी को हम कैसे फुलफिल करें, हम प्रॉपर उसमें फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, हम प्रॉपर उसको केयर कर रहे हैं और हम कंटिन्यूअसली उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। देन एट द एंड हम उसको देख करके ये जजमेंट देते हैं कि हाँ, दिस इज द फ्लावर जो कि अप टू द मार्क है, इसमें प्रॉपर फ्लावरिंग हुई है, या ये जो प्लांट है इसमें अभी प्रॉपर फ्लावरिंग नहीं हुई है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि अभी हमें और ठीक करने की जरूरत है। मे बी कि उसको सनलाइट की और ज्यादा जरूरत हो, या उसको ह्यूमिडिटी की कम जरूरत हो, ज्यादा हमने मॉइस्चर प्रोवाइड कर दिया। तो हम प्लांट को कंटिन्यूअसली ग्रो कराने में हेल्प भी कर रहे हैं और ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि उसका स्टेटस क्या है। दूसरी जगह, so this is the process of assessment. Continuous development is a observing continuous development and supporting that very development is process of assessment. दूसरा क्या है कि आप गए एज ए इंस्पेक्टर, आपने कॉरिडोर में गमले रखे थे और आपने कहा नहीं नहीं ये प्रॉपर नहीं है, इसने प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई है, इसमें फ्लावर का साइज भी अप्रोप्रिएट नहीं है, और हाँ ये जो दूसरे कॉरिडोर में ये गमला रखा हुआ है इसमें फ्लावर का साइज अप्रोप्रिएट है, सो इट इज गुड एंड इट इज बैड। केवल आपने एंड प्रोडक्ट को देख करके अपना जजमेंट दे दिया। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। सो एज ए टीचर अभी हमें अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान असेसमेंट की प्रोसेस को देखना है, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट को हेल्प भी करना है और एसेस भी करना है, रादर देन केवल कि हम अंत में एंड प्रोडक्ट को ऑब्जर्व कर लें। सो असेसमेंट भी अगर हम करते हैं तो हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में असेसमेंट की 3 स्टेजेस को फुलफिल करते हैं। अच्छा पार्टिसिपेंट्स, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि एक तो हम ऑनलाइन मोड में है, कोई इंटरेक्शन होना नहीं है और काफी मोनोटोनस भी होता है, लेकिन द प्लेटफॉर्म इज ओपन। आप अपनी कोई भी क्वेरी है तो वो आप अपना अनम्यूट करके प्लेस कर सकते हैं किसी भी समय, और या आप चैट बॉक्स में भी डाल देंगे तो मैं उसको क्वेरी को एड्रेस कर लूंगी। तो अगर कुछ भी लगता है आपको कंफ्यूजन तो आप जरूर पूछ लीजिएगा, मतलब ये मत देखिएगा कि मैं बार बार आपको मौका नहीं दे रही हूँ। एक्चुअली कंटेंट इतना लंबा है और हमारे पास टाइम कम होता है, तो मैं बार बार आपसे नहीं पूछूंगी, और आपको कुछ भी लगता है तो यू कैन प्लेस योर क्वेरीज। व्हाट अबाउट द असेसमेंट? अगर हम असेसमेंट यूज कर रहे हैं अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में तो उसको एज अ टीचर हम किस तरह से यूज करेंगे? 3 अलग अलग स्टेजेस हैं। फर्स्ट वन इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, सेकेंड वन इज असेसमेंट एज लर्निंग, एंड थर्ड वन इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसमें क्या करना है? जब हम असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करते हैं तो जब बच्चा हमारे साथ है, उसने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एंट्री की है और हमें उसके साथ वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करनी है। सो व्हाट अबाउट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ दैट वेरी स्टूडेंट? वो पहले से कितना जानता है, हमें कहाँ से नई नॉलेज क्रिएट करनी है, उसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स हैं, उसके अंदर उसका एटीट्यूड क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, इन सबको जान के अगर हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को शुरू करेंगे तो नो डाउट हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव रहेगी। अब ये स्टेज जो है जहां पे आप अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुरू करने से पहले आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं टू प्लान योर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू एबिलिटी ऑफ योर स्टूडेंट। तो इस तरह के असेसमेंट को हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। So it is basically related with understanding the previous knowledge level of student. मैं एक बात बार बार कहती हूँ कि जब आप क्लासरूम में एज अ टीचर जाते हैं तो जब आपको बच्चे का प्रीवियस नॉलेज पता होता है, जैसे अब हमें यहाँ पे क्या पता है
कि सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी टीचर हैं। मुझे ये तो पता है ना कि यहाँ पे कोई स्कूल टीचर नहीं है या कोई एलिमेंट्री स्कूल टीचर नहीं है कि हमें उनसे उस लेवल पे बात करनी है। हमें यहाँ पता है कि प्रीवियस नॉलेज लेवल क्या है, आप लोगों का वर्क प्लेस क्या है, आप किस एरिया में काम कर रहे हैं, कहाँ पे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ऐसे ही जब हम क्लासरूम में जाते हैं टू टीच आवर सब्जेक्ट, तो वहां पे भी हमें ये देख लेना चाहिए कि बच्चे की एबिलिटी क्या है, उसका प्रीवियस नॉलेज लेवल कहाँ है, और जितना ही हम प्रीवियस नॉलेज लेवल और न्यू नॉलेज लेवल के बीच में गैप को कम कर देंगे, वो दोनों लाइन अगर ओवरलैपिंग होंगी तो नो डाउट हमारी टीचिंग क्या होगी, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी। And evaluation और assessment is directly linked with our teaching practices. अगर हम अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस पे पूरा ध्यान देते हैं तो हमारा जो इवेल्युएशन के रिजल्ट्स होते हैं नो डाउट वो भी इफेक्टिव होते हैं। अगर हमने बच्चे को क्लासरूम में कंटिन्यूअस असेसमेंट के प्रोसेस में इन्वॉल्व रखा तो वो एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर जो आपका एग्जाम होना है उसके लिए वो बहुत परेशान नहीं होता या उसके लिए कोई एक अलग सा प्रेशर नहीं लेता, क्योंकि उसको पता है कि उसका कंटिन्यूअस असेसमेंट चल रहा है, उसके अचीवमेंट, उसकी जो फेल्योर्स हैं उसके बारे में उसको भी पता होता है। सो सेकेंड थिंग इज असेसमेंट एज लर्निंग। जब हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चला रहे हैं उस बीच में कंटिन्यूअसली बच्चे किस तरह से चीजों को समझ रहे हैं, क्या जब जो मेथड हम यूज कर रहे हैं वो मेथड इफेक्टिव है या कुछ हमें अपनी स्ट्रैटेजीज में चेंज करने की जरूरत है, जो कंटेंट है जो हम बता रहे हैं तो बच्चे उसके लिए उनको सेल्फ असेसमेंट का मौका देना चाहिए या वो ग्रुप असेसमेंट अपने पीयर्स के थ्रू उसका असेसमेंट हो सकता है या टीचर अपने एंगल से असेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब हम लेसन पढ़ा रहे हैं उसी बीच में भी हम कंटिन्यूअस असेसमेंट अगर करते रहें तो बच्चे को लर्निंग गोल्स की तरफ ले जाना कंपैरेटिवली बहुत इजी हो जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग एट द एंड, जब आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया उसके बाद जो आप असेसमेंट कर रहे हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। फाइनल आपने पढ़ा दिया, उसने आपने बीच में भी कंटिन्यूअसली असेसमेंट किया, लेकिन फिर भी हम एट द एंड देख रहे हैं कि व्हाट इज द अचीवमेंट लेवल ऑफ गोल्स, जो आपने लर्निंग गोल सेट किए थे वो किस लेवल तक अचीव हुए। थोड़ा सा यहाँ पे एक कंसेप्ट डिस्कस करना चाहूंगी। सीबीएसई बहुत दिनों से इंट्रोड्यूस कर चुका है सीसीई। सो व्हाट इज द सीसीई? एनीबॉडी इन चैट बॉक्स? सीसीई क्या है? कोई नहीं? I think continuous and comprehensive evaluation. हाँ करेक्ट, थैंक यू मैम। और सीसीई सीबीएसई इवेल्युएशन के लिए जो एक अप्रोच यूज कर रहा है उसमें क्या करते हैं, हम कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन की बात करते हैं। सो दिस इज द एंगल वेयर असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज इंक्लूडेड। अगर उस पे हम थोड़ा सा देखें तो उसमें जो सीबीएसई का इवेल्युएशन का पैटर्न है उसमें फॉर्मेटिव इवेल्युएशन और जल्दी समेटिव। से पी लो बेटा। सॉरी सॉरी मैम कंटिन्यू करिए, उनका शायद माइक। हाँ, अगर हम सीसी का पैटर्न को देखते हैं तो वहां पे फॉर्मेटिव और समेटिव इवेल्युएशन के कुछ पैटर्न्स होते हैं जिनके थ्रू हम कंटिन्यूअस असेसमेंट कर पाते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आती हूँ। तो वहां पे ये है कि अगर हम असेसमेंट की प्रोसेस करते हैं, इवेल्युएशन की प्रोसेस करते हैं तो हमें किन किन एंगल्स को ध्यान में रखना है। तो शायद आपने अभी तक, क्योंकि आपके प्रोग्राम को स्टार्ट किए हुए 15 डेज ऑलरेडी हो गए हैं, तो शायद आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी हो या जो न्यू ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसके बारे में पढ़ा हो अबाउट द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ रिव्यू देती हूँ। ब्लूम टैक्सोनॉमी के हिसाब से जो आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके 3 एस्पेक्ट होते हैं। पहला होता है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा होता है अफेक्टिव डोमेन और तीसरा होता है स्पोनेटिव डोमेन या साइकोमोटर डोमेन।
तो जब हम अपने इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर को करते हैं तो वहां पे हमें इन तीनों डोमेन को एड्रेस करते हुए अपनी इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर को पूरा करना पड़ता है। जब हम इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर में इन तीनों डोमेन को लेते हैं तो नो डाउट जब आप इवैल्यूएशन की स्टेज पे आओ या असेसमेंट की स्टेज पे आओ तो वहां पे भी हमें इन तीनों डोमेन का असेसमेंट भी करना जरूरी होता है। अब ये तीन डोमेन होते क्या है, बहुत ब्रीफली समझते हैं। फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव डोमेन, सो इट इज अबाउट द रैशनल लर्निंग, थिंकिंग। Emphasis is upon the knowledge, using the mind and the intellectual abilities. अगर इनके सब डोमेन्स की बात करें तो नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, ये सारे डोमेन्स जो हैं वो आपके कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आते हैं। और नो डाउट कि हम अपने जो एजुकेशनल इवैल्यूएशन की प्रोसेसेस चलती हैं उसमें केवल और केवल इसी डोमेन को मेजर करने के लिए कंसंट्रेटेड रहते हैं। अब बात ये आती है कि अगर हम इस डोमेन की बात कर रहे हैं जो हमारा दूसरा डोमेन है, दैट इज अफेक्टिव डोमेन। तो अफेक्टिव डोमेन में हम क्या करते हैं? अफेक्टिव डोमेन इज डीलिंग विद इमोशनल लर्निंग, फीलिंग। इट इज कंसर्न विद एटीट्यूड, एप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, वैल्यूज एंड एडजस्टमेंट। और हम अपने इवैल्यूएशन सिस्टम में कहीं पे भी इसको एसेस करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। और हमने अपने जो हमारा पेपर पेंसिल टाइप का जो टेस्ट होता है या जिस तरह के टेस्ट की अभी मैं डिस्कशन कर रही थी पहले, जिसकी वजह से बच्चे सुसाइड कर रहे थे, उसमें कहीं भी इस एंगल को हम टेस्ट करने का कोई भी प्रोविजंस नहीं रखते हैं। ओके, सो दिस इज द सेकेंड डोमेन। एंड थर्ड इज फिजिकल लर्निंग or doing, and it is called as psychomotor domain or cognitive domain. यहाँ पे जो बेसिक एम्फेसिस है वो कहाँ? स्पीड, एक्यूरेसी, डेक्सिटी एंड फिजिकल स्किल्स पे है। तो अगर हम बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट साइंस के एरिया से हैं तो साइंस में अगर बात करें तो इसका इवैल्यूएशन होता है। जैसे मान लिया कि हमें डिसेक्शन करने हैं, कितने एक्यूरेटली हम डिसेक्शन कर लेते हैं, या अगर जैसे मेडिकल फील्ड में अगर कोई स्टूडेंट है तो वहां की बात करें तो वहां भी इन चीजों को हम एसेस करते हैं। लेकिन इन जनरल बाकी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में हम इस डोमेन का असेसमेंट भी छोड़ देते हैं पूरी तरीके से और इस पर भी हम फोकस नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि जब हम अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते समय इन तीनों डोमेन्स की बात करते हैं टीचिंग में, तो हमें ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट भी इन तीनों डोमेन्स को असेसमेंट प्रोसेस में इंक्लूड करना चाहिए। जबकि हम केवल और केवल कॉग्निटिव डोमेन को फोकस करते हुए चाहते हैं कि बच्चे के दिमाग में वो सारी इंफॉर्मेशन जो हमने अपने क्लासरूम के दौरान उसको दी है वो पूरी की पूरी भर जाए। और जब हम बच्चे को ये मौका दें कि उसका एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर और एट द एंड ऑफ द ईयर एग्जाम होना है तो वहां पे वो उस एग्जाम को अपीयर करे, तो वहां पे हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो पूरा एज इट इज जो हमने इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में भरी थी उसको वो क्या कर दे, एज इट इज अगर रिप्रोड्यूस कर दे तो हम ये कहते हैं कि हाँ वो बच्चा बहुत अच्छे से उसने अचीव कर लिया और दूसरे बच्चे ने उतने अच्छे से अचीव नहीं किया। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ आवर एजुकेशनल सिस्टम। जब हमने तीन डोमेन की बात करी, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, तो हमारी सोसाइटी में अगर हम ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इस अफेक्टिव डोमेन को ट्रीट कर रहे होते तो इस तरह की घटनाएं ना सुनने को मिलती कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अफेक्टिव डोमेन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद इमोशंस, एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। जब हम क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं तो भी हम बच्चे के अंदर वो मॉरल वैल्यूज इनकलकेट नहीं कर पाते हैं जो उसके बेसिक लाइफ स्किल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप सब मुझे ये बताइए कि जब आपने एग्जाम्स दिया, मैं केवल कॉलेज लेवल से ही बात करती हूँ, ग्रेजुएशन करा, बीए बीएससी व्हाटएवर, आज वो बीए बीएससी के कितने पेपर्स हैं जिनके नाम आप लोगों को याद है? बीएससी पार्ट 1 में क्या था, फिर पार्ट 2 में कौन से पेपर थे, फिर पार्ट 3 में आपने कौन कौन से पेपर पढ़े थे? यू आर कॉलेज टीचर, एनीबॉडी? यस मैम, पॉलिटिकल थियरी पढ़ा था फर्स्ट ईयर में।
अच्छा, जब हम बात करते हैं जैसे इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो हमसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके कौन कौन से पेपर थे, उनके नाम बताइए। तो वो पेपर के नाम तो हमें याद नहीं रहते पूरे पूरे, कि आपको याद है? अगर हमारे सामने जो हमारे इंटरव्यू होते हैं उनके पास तो मार्कशीट की कॉपी होती है, तो उनको पूरा का पूरे पेपर्स के नाम दिख रहे होते हैं। हमने अपने लेवल पे अपने 10th में 12th में क्या पढ़ा, उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पे क्या पढ़ा, आज हमें उन पेपर्स के भी नाम याद नहीं है। ये सिचुएशन है। और हम बच्चे को इतना प्रेशराइज करते हैं केवल उन्हीं चीजों को, वो जो रोट मेमोरी वाले कंसेप्ट हैं उनको करने के लिए और उनको डील करने के लिए, और एग्जामिनेशन सिस्टम में केवल उनके थ्रू हमें ग्रेडिंग मिल जाती है कि आपने कितना अच्छा रट लिया उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में, उस पर्टिकुलर ईयर में, और कितना अच्छा लिख दिया, और उसके बाद आपको वो ग्रेडिंग मिल गई। सो व्हाट अबाउट द स्किल्स फॉर लिविंग योर होल लाइफ? एक बच्चा आईआईटी में एडमिशन ले लेता है, नो डाउट वो अच्छा रहा होगा, उसने तो बहुत मेहनत से काम किया, उसकी रोट मेमोरी बहुत अच्छी होगी, सब कुछ लर्न करके उसने एज इट इज लिखा, तब आज वो वहां पे पहुंच गया। तो मैं ये डिस्कस कर रही हूँ कि क्या जब हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंश्योर करते हैं तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम बच्चे के अफेक्टिव डोमेन और कोनेटिव डोमेन को भी उतना ही ट्रेन करें जितना कि हम कोनेटिव डोमेन को ट्रेन करते हैं। अगर हमने बच्चे में वो वैल्यूज नहीं इनकलकेट करी जो उसके लिए जरूरी है, जैसे सपोज एक डॉक्टर है, उसने मेडिकल की पढ़ाई पूरी करी, वो रोड पे जा रहा है और रोड पे जाते हुए एक एक्सीडेंट होता है, मेजर एक्सीडेंट। उसको पता है कि वहां पे अगर वो उतर के एक फर्स्ट एड दे तो उसकी जान बच सकती है, लेकिन वो वहां पे नहीं उतरता है। उसको पता है कि उसका अभी आगे 10 किलोमीटर आगे उसका हॉस्पिटल है, तो वो वहां क्राउड को ये सजेस्ट कर देता है कि जल्दी कीजिए और आगे ही 10 किलोमीटर दूर पे एक हॉस्पिटल है, वहां पे इनको ले जाइए। सो दिस इज अबाउट द ट्रेनिंग ऑफ इफेक्टिव डोमेन। वो जानता है कि इमिडिएटली अगर वो वहां पे कुछ काम करे तो हम तो उस पेशेंट की जान बच सकती है। और ड्यूरिंग द मेडिकल ट्रेनिंग हमेशा एक डॉक्टर को यही सिखाया जाता है कि योर प्रायोरिटी इज टू सेव लाइफ। अब वो उसने मेडिकल की पढ़ाई भी अच्छी करी, अच्छा सर्जन है, सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर वो जो अफेक्टिव डोमेन की ट्रेनिंग थी, अबाउट द एटीट्यूड, अबाउट द फीलिंग, वो ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हो पाई। और उसको पता है कि उसका बिजनेस है और उसके बिजनेस पे आगे क्या करना है, उस हॉस्पिटल में अगर वो पेशेंट आएगा तो उसके लिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वन मोर इशू फ्रॉम द केरला, अभी 1 साल पहले शायद जून 2020 की ये इंसिडेंस है। केरला में एक फीमेल एलिफेंट थी, जो प्रेग्नेंट थी, उसको कुछ एक्सप्लोसिव मिला के खिला दिए थे कुछ फूड मटेरियल में, और वो पानी में खड़े होके एक रिवर में जाके उसकी डेथ हो गई थी। सो केरला इज 100% स्टेट ऑफ 100% लिटरेसी, साक्षरता दर 100% है वहां। तो क्या ये घटना क्या बताती है? आप लोगों को ये घटना शायद याद होगी, बहुत पॉपुलर थी सोशल मीडिया में। तो ये घटना क्या कहती है? हमने भले लिटरेसी रेट 100% कर लिया, और हमारा जो लिटरेसी रेट है वो किस पैरामीटर का है? हाँ, हमने बच्चे को पढ़ाया क्लासरूम में, और क्लासरूम में पढ़ाने के बाद उसको प्रमोशन दे दिया, और वो एक के बाद एक पास होता चला जा रहा है, और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है फॉर द अटेनमेंट ऑफ लिटरेसी उसमें हम 100% है। सो व्हाट अबाउट द वैल्यूज? हमारे अंदर वो वैल्यू नहीं है कि एनिमल्स एंड प्लांट्स आर ऑल्सो अलाइव, हमें उनकी केयर करनी चाहिए, हमारे अंदर फीलिंग ऑफ एम्पैथी होनी चाहिए। हम अपने बच्चों को क्लासरूम में वो सब फीलिंग इनकलकेट करने में कहीं ना कहीं फेल हैं, और साथ ही साथ इनकलकेट भी नहीं कर पा रहे हैं, और उसको पार्ट ऑफ असेसमेंट और इवैल्यूएशन भी नहीं बना पा रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ आवर एजुकेशनल इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट सिस्टम, जहां पे हम एक सोसाइटी में एक डिस्टरबेंस पूरी तरह से क्रिएट हो चुका है, और वो स्टेज अचीव हो गई है जहां पे स्टूडेंट्स टीचर्स के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिए हैं। और शायद अभी कुछ दिन बाद हमें एक बोर्ड लगाना पड़ेगा अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बाहर कि दिस इज द गन फ्री जोन, क्योंकि गन इजिली अवेलेबल हो जाएंगी तो वो कंडीशन ही नहीं आएगी कि स्टैबिंग, चाकू घोपा तो वो बच गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए ऑन स्पॉट।
डेथ वाली सिचुएशंस आ जाएंगी। तो हमें ये सोचना है कि हम अपनी सोसाइटी को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। एज अ टीचर, एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, हमें कुछ काम करना पड़ेगा टू इम्प्रूव अवर एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। क्या कौन कौन से टाइप्स हैं जो कि हमें यूज करने हैं? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। दो ऊपर वाले टर्म बहुत कॉमन है और हमें शायद समझ में भी आ गए होंगे। मैंने सीबीएसई का एग्जांपल लिया था। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज इक्विवेलेंट एज असेसमेंट ऑफ असेसमेंट एज लर्निंग। जब हम लर्निंग प्रोसेस में हैं, उस समय हम लगातार कोई अपने असेसमेंट प्रोसेस को चला रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर जब हम कोई भी असेसमेंट करते हैं, इट इज अबाउट द समेटिव इवैल्यूएशन। जब हम सीबीएसई का पैटर्न डिस्कस करें तो वहां पे उन लोगों ने क्या किया है, 6 स्टेजेस में इवैल्यूएशन को डिवाइड कर रखा है, जहां पे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट की 4 स्टेजेस हैं और समेटिव इवैल्यूएशन की 2 स्टेजेस हैं। ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले बच्चा, जैसे मान लिया 1 साल का प्रोग्राम है, तो सबसे पहले जो उसको एक असेसमेंट देना होता है, इट इज अबाउट FA1, फॉर्मेटिव असेसमेंट 1। फिर उसके कुछ समय बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट 2, FA2 आता है। उसके बाद जिसको पहले हम हाफ ईयरली एग्जाम बोलते थे, उसकी स्टेज में बच्चे को हम कहते हैं समेटिव इवैल्यूएशन 1, SA1। आफ्टर समेटिव इवैल्यूएशन 1, फिर उसके बाद फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन 3, यानी कि FA3। फिर FA3 के बाद एक स्टेज आती है जहां पे FA4 की बात होती है, और FA4 के बाद अगेन, जिसको हम ईयरली एग्जामिनेशन पहले कहते थे, तो उसको अब कहा जाता है समेटिव असेसमेंट 2। तो 2 समेटिव असेसमेंट की स्टेजेस और 4 फॉर्मेटिव असेसमेंट की स्टेजेस को यूज करते हुए वो 1 साल में 6 बार कंप्लीटली जो एक कंटिन्यूअस असेसमेंट की प्रोसेस यूज करते हैं, उससे हमें ये मदद मिलती है कि हम बच्चे को एक तो उसकी अचीवमेंट के बारे में बता पाए, साथ ही साथ उसकी जहां पे वीकनेसेस हैं, उन वीकनेसेस को कैसे कवर अप करना है, उनको कैसे खत्म करना है, इसके बारे में भी हम अपने स्टूडेंट्स को बता पाए। अब बात आती है व्हाट इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो ये जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है और समेटिव इवैल्यूएशन है, इसकी अगर मैं आप लोगों से बात करूंगी तो शायद आप लोग सभी लोग मुझे ये बताएंगे कि हाँ, हम लोग भी अपने क्लासरूम में यूज करते हैं। भले एट द कॉलेज लेवल, एट द यूनिवर्सिटी लेवल टर्म एंड में ही एग्जाम होना होता है या सेमेस्टर एंड में ही एग्जाम होना होता है, लेकिन फिर भी देयर इज डिवीजन ऑफ इंटरनल एंड external assessment marks. So we are continuously using this formative evaluation as well as summative evaluation to evaluate our students. What is diagnostic evaluation? Anybody is using this mode of evaluation? आप में से कोई ऐसा है जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में कुछ बताएं या यूज कर रहा हो? पार्टिसिपेंट प्लीज बी इंटरैक्टिव। आप हिंदी में बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं भी तो हिंदी में क्या होता है ना, मराठी, थोड़ा यस, मराठी में आप terminology बोल changes। सकते हैं। मैडम कैन एक्सप्लेन इन हिंदी, नो इश्यूज। ओके, आप मराठी बोलिए तो मैं समझ जाऊंगी, मैं अभी काफी समझने लगी हूँ मराठी। यस यस। मॅडम इट इज डायग्नोस्टिक म्हणजे उपचारात्मक. हाँ, डायग्नोस्टिक इज नॉट उपचारात्मक, डायग्नोस्टिक की हिंदी है निदानात्मक। उपचारात्मक जो आप बता रहे हैं वो रिमीडियल टीचिंग है। ओके मॅम, आय वॉज कन्फ्युज. उपचार इज रिमीडियल, रिमीडिएशन। यहाँ पे डायग्नोस्टिक की बात कर रही हूँ, निदानात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। आप में से कोई जो इसको यूज करता हो या इसके बारे में जानता हो? मैडम ने बताया था 2 पार्टिसिपेंट्स हमारे एजुकेशन के एरिया से हैं, उनमें से कोई? शायद नहीं। ठीक है, तो मुझे बच्चों में ठीक कुछ से प्रॉब्लम बताना। अगर दिखाई देती है तो हम उसका निदान करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यानी हम पहले ही उसके हाँ, बारे में सोच सकते हैं कि ऐसा ऐसा है, इसलिए इनको मार्क्स कम आ रहे हैं, या फिर ये फेल हो रहे हैं, या फिर क्लास में कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं। तो हम हाँ, ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम यानी ये आउटपुट निकाल सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम हम कैसे ठीक कर सकते हैं। हाँ, मैडम ने काफी अच्छा बताया, थैंक यू मैम।
तो उसमें डायग्नोस्टिक वर्ड जैसे निदान जो मैंने बोला, तो अभी जैसे हम लोग को कोई बीमारी होती है तो हम सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर का पहला काम क्या होता है, वो हमें कुछ टेस्ट लिख देते हैं कि सपोज आपको कोई फीवर आ रहा है तो ब्लड टेस्ट कराना है, देखना है। क्यों? तो हम डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, अगर मान लिया हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो उसका कारण जानना। तो जो अलग अलग पैथोलॉजी के टेस्ट है वो क्या करते हैं, उन कारणों का पता लगाते हैं। तो हमें ये पता चल जाता है कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, क्या कौन सा कारण है जिसकी वजह से ये इंसान इस तरह से बीमार है या इस तरह से ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। तो ये जो डायग्नोस्टिक वर्ड है ये वहां से आया हुआ है, निदान। मतलब अगर बच्चा कोई भी अचीवमेंट्स नहीं कर पा रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल इतनी नहीं है कि आप उसको बताइए कि नहीं तुम पास हो, तुम फेल हो, तुमने ये कर लिया, तुमने ये नहीं कर पाए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है एज अ टीचर कि आप बच्चे को ये पता करें कि वो अगर ये गलती कर रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, और उन कारणों को दूर करते हुए उसको भी आप उसी लेवल पे अचीव करने के लिए प्रमोट करें। और जब हमें बच्चे की कमियां पता चल जाती हैं तो आप एज अ टीचर उसके लिए रिमीडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण का प्रबंध कर सकते हैं और बच्चे की उस कमी को दूर कर सकते हैं। होता क्या है इन जनरल, जब हम एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर एक एग्जाम लेते हैं केवल और बच्चे को बोल देते हैं कि हाँ तुम पास या फेल, तो वहां पे ये टाइम नहीं होता है कि हम बच्चे को ये बता पाए कि हाँ तुमने ये अच्छा किया, तुम्हारी ये कॉम्पिटेंसीज हैं, या तुम इस एरिया में नहीं कर पाए तो उसको नहीं करने का ये कारण है। ये तभी संभव है जब हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करें। जब हम बच्चे को क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो वहां पे हम कंटिन्यूअसली असेसमेंट करते रहें और बच्चे की जिस क्षेत्र में कमी है उस क्षेत्र की कमी को जानने के लिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी करें। अब आगे डिस्कशन करना है कि ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है क्या और हम इसको करते कैसे हैं। तो जो हमारी प्रैक्टिस सुधरेगी वो यहीं से सुधरेगी कि अगर हम डायग्नोस्टिक काम करें तो बच्चे की कमियां पता चल जाएंगी और बच्चा समय रहते अपनी उन कमियों को दूर भी कर पाएगा। तो what is the diagnostic evaluation? So in diagnostic testing, following points must be kept in mind. पहला क्या? What are the people who need help? वो कौन कौन से बच्चे हैं जिनको मदद की जरूरत है। तो जो ऑब्वियसली नहीं कर पाए होंगे, जिनका सक्सेस लेवल या जो आपका लेवल डिफाइंड था कि इस लेवल तक उसको अचीव करना चाहिए था, वो नहीं कर पाया होगा, तो वही स्टूडेंट है जिनको ये चाहिए मदद। व्हाट आर द एरर लोकेटेड? वो कौन कौन सी जगह है, कौन कौन सी गलतियां हैं जहां पे काम करने की जरूरत है। और व्हाई डिड द एरर अकर? वो जो गलतियां हुई हैं वो क्यों हुई हैं, इसको भी पता कर लेना जरूरी है। अब एक्चुअली करते कैसे हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या निदानात्मक मूल्यांकन, उस पे थोड़ी सी एक नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैथमेटिक्स का एग्जांपल लिया है क्योंकि मैथमेटिक्स से हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि करना कैसे है। सपोज एक कोई टेस्ट दिया गया और उस टेस्ट में 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो एक बच्चे ने 10 प्रश्न पूरे के पूरे सही कर लिए तो उसके आ गए 10 में 10 नंबर। तो आपने एज अ टीचर कह दिया कि यू आर गुड, वंडरफुल, तुम मैथमेटिकल एबिलिटी में बहुत अच्छे हो। और वहीं एक दूसरा बच्चा है जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्प्ले है जिसकी कॉपी पे, और उसने आउट ऑफ 10 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस गलत अटेम्प्ट किए हैं और केवल 4 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। तो उसको मिलते हैं केवल 4 मार्क्स आउट ऑफ 10। तो नॉर्मली जो हमारे एजुकेशनल इवैल्यूएशन के प्रोसेस है तो उसमें क्या कहोगे, अरे इसको तो 10 में केवल 4 मिले, इसको तो बिल्कुल नहीं मैथमेटिक्स आती है, तुमको मैथमेटिक्स छोड़ देनी चाहिए, या ऐसा करो घर पे अपने पेरेंट्स से कहो कि ट्यूशन वगैरह लगवाएं, नहीं तो कैसे होगा काम, कैसे कर पाओगे। वहीं पे जो दूसरे को 10 में 10 मिले हैं उसको बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है कि वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारा तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। यहाँ पे हमारा रोल खत्म नहीं हो जाता, या सोसाइटी में उन दो बच्चों को कंपेयर किया जाता है कि नहीं ये तो 4 पाया 40% है, इसका 100% है, ये तो आगे कुछ नहीं कर पाएगा, और ये 100% वाला तो सब कुछ कर लेगा। पेरेंट्स में भी बड़ा कंपटीशन हो जाता है, वो भी इंफीरियर और सुपीरियर फील करने लगते हैं। तो यहाँ पे एक टीचर का रोल शुरू होता है कि एक बच्चे ने अगर आउट ऑफ 10 केवल 4 क्वेश्चन सही किए हैं, जबकि क्वेश्चन सब एक जैसे थे,
क्लासरूम में भी बच्चे का रिस्पॉन्स अच्छा रहता था। तो वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से उसने एग्जाम में गलत किया? तो मान लिया उसकी कॉपी हम उठा के सामने देखते हैं, तो आप लोगों के सामने स्क्रीन विजिबल है, आप जरा देखिए। पहला क्वेश्चन वो बिल्कुल सही से कर लेता है, दूसरा भी सही से कर लेता है, तीसरे में उसको प्रॉब्लम आती है जहां पे 85 35 5 5, तो वो आंसर क्या लिख रहा है 5। तो जहां पे 0 लिखना चाहिए था, तो उसको ये समझ नहीं है कि जब सेम वैल्यूज होंगी, तो जब हम माइनस कर रहे होंगे तो वहां पे 0 होगा, ना कि वहां पे वो पूरी वैल्यू होगी 5। आगे देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसने सही कर लिया। फिर उसके आगे दिक्कत आ गई उसको 97 67, तो 7 7 था, तो उसने क्या कर लिया 7 लिख दिया। तो उसका कहीं ना कहीं कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि जब इक्वल वैल्यूज होंगी तो आप क्या करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ सब्सट्रैक्शन। आगे देखिए, नीचे वाली लाइन में क्वेश्चन नंबर 6 भी उसने ठीक ठाक अटेम्प्ट कर लिया। 7 में फिर से उसको प्रॉब्लम आ गई, क्या इक्वल वैल्यूज थी और वहां पे उसको नहीं समझ में आ रहा कि क्या लिखना चाहिए, तो उसने इक्वल वैल्यू में वो वैल्यू एज इट इज लिख देता है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम प्रॉब्लम है 96 26, तो उसको प्रॉब्लम आई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है 54 24, उसको अगेन 75 25 की वजह से भी प्रॉब्लम है। इसको देख के हमें क्या समझ में आया एज अ टीचर? हमें समझ में आया कि जब हमने क्लासरूम में ये कंसेप्ट बताया था कि अगर एक वैल्यू और उसके साथ 0 होगा तो उस वैल्यू को लिखेंगे, और अगर दोनों वैल्यू सेम होंगी तो हम जो वैल्यू लिखेंगे वो 0 लिखेंगे। ये सब जब हम क्लासरूम में कंसेप्ट बता रहे थे तो उसको समझ में नहीं आया, और इस वजह से वो ये गलतियां कर रहा है। आपने ये देखा। इसके बाद आप एज अ टीचर उस स्टूडेंट को अपने पास बुलाएंगे, थोड़ा सा उसको 5 मिनट का पर्सनल टाइम देंगे और उसको थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट वे में समझा देंगे। सपोज आपने 5 पासे अपने पास रख लिए, और 5 पासे में आप ये बता रहे हैं कि ये 5 डाइसेस हैं या 5 बॉल हैं या कोई भी 5 ऑब्जेक्ट, 5 पेन हैं आपके पास। अब इस 5 पेन में से अगर 0 पेन बाहर चली जाए तो अंत में भी तो 5 ही बच रही हैं, या 5 में से 2 बाहर चली जाए तो 3 बच रही हैं, या अगर 5 में से 5 की 5 बाहर चली जाएं तो फिर कितनी बच रही हैं 0 पेन बच रही हैं। 5 मिनट के अंदर आप बच्चे को वो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियरली समझा सकते हैं, जहां पे फिर वो लाइफ लॉन्ग ये गलती नहीं करेगा। और नेक्स्ट टेस्ट जब भी आप क्लासरूम में लेंगे तो ही विल बी अगेन अचीवर, क्योंकि आपने कंसेप्ट को 1 मिनट में बता दिया और वो फिर उसके बाद 100% अचीव करेगा। और हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं, हमें खुद पता होगा कि मैथमेटिकल में एबिलिटीज में छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 को इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। छोटे छोटे ऐसे कंसेप्ट हैं जो बहुत बड़े बड़े लोगों को अभी तक नहीं पता होते हैं। माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा सिंबल आएगा। अगर इन सारी चीजों पे एज ए टीचर स्कूल लेवल पे अगर थोड़ा सा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर लिया जाए, बच्चे की गलतियां आइडेंटिफाई कर ली जाए और उन पे थोड़ा सा रेमेडियल टीचिंग के लिए हमें टाइम दे दिया जाए, तो हम बच्चे को इन सब प्रॉब्लम से ओवरकम करने में मदद कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये एग्जाम्पल देख के समझ में आ गया होगा। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और है, शायद कोई चैट बॉक्स में था क्वेश्चन, मैं देख लेती हूँ। माई कॉमर्स पीजी स्टूडेंट हैव प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम एज दे लॉस्ट देयर राइटिंग स्किल इन कोरोना टाइम। सर हैं डॉक्टर रूपा डांडे मैडम ने जो ये बात रखी है कि उन्होंने राइटिंग स्किल्स को लूज कर दिया कोरोना टाइम में। तो एक्चुअली कोरोना टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं बच्चों की। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो अटेंडेंस की हम लोग जो सबसे ज्यादा फेस कर रहे हैं वो क्लासरूम में आने से ही बच रहे हैं। और ये जो आपने राइटिंग स्किल वाली बात कही है, ये हर एक एंगल पे बच्चों में आई है। इवन जैसे सपोज हम लोग एजुकेशन में डील करते हैं, तो जो एमएड के स्टूडेंट आए हैं उनका बीएड जो कोरोना टाइम में हुआ है, तो उनकी बीएड की नॉलेज इज नियरली इक्विवेलेंट टू 0, कुछ भी नहीं है। तो हमें एमएड की नॉलेज बिल्डअप करने के लिए पहले बीएड की नॉलेज बिल्डअप करनी पड़ रही है, उसके बाद वो नॉलेज गैप फिल करके हम कुछ एमएड के बारे में बात कर पा रहे हैं। सो दिस टाइम वाज वेरी क्रूशियल। और आप सभी अगर बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आप अपने बच्चों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे होंगे। सो दिस इज द टाइम जब हमें ज्यादा एफर्ट करने हैं और हमें ज्यादा
वो मेजर्स यूज करने हैं जिसमें हमारे बच्चे मेन स्ट्रीम में आ जाएं, एंड इट विल टेक टाइम। मुझे लग रहा है 3 से 4 साल लग जाएंगे अभी भी नॉर्मलाइज होने में। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन कुछ फायदे भी है। जैसे अभी हम ऑनलाइन मोड में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये मुझे सबसे बड़ा फायदा दिखता है कि कम से कम हम बात भी कर सकते हैं और हमें इसके लिए कुछ अलग से टाइम भी निकालना पड़ रहा है, हमें ट्रैवलिंग मोड में नहीं जाना पड़ रहा है। और अगर राइटिंग स्किल्स बच्चों ने लूज करे हैं तो पॉजिटिव साइड भी हमें देखना चाहिए। एक समय था, आप सभी इससे एग्री कर रहे होंगे, हम लोग एक बहुत स्ट्रगल करते थे। हम लोग टीचर ट्रेन करते हैं, तो हम एक स्ट्रगल कर रहे थे कि हमारे टीचर्स जो हैं वो आईसीटी में कॉम्पिटेंट हो। हम वो थ्योरी में पढ़ाते थे सब्जेक्ट, उसको प्रैक्टिकल में भी पढ़ाते थे, और उनकी कॉम्पिटेंस डेवलप करने में परेशान थे कि उनको एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बाकी चीजें पता हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे हम लोग पहले भी एडमोडो वगैरह प्लेटफॉर्म पे उनको इंटरैक्ट कराते थे, तो कैसे हम जुड़ सकते हैं, कैसे गूगल क्लासरूम को ऑपरेट करना, ये सब सिखाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हम उसमें 2-3 साल जूझते रहते थे और बच्चे भागते थे उससे सीखने से, और हम उनको खींच खींच के सिखाने की कोशिश करते थे। और वो रेगुलर प्रैक्टिस में भी ना होने की वजह से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताने से ये सारे सब्जेक्ट्स आते भी नहीं हैं। लेकिन इन 2 साल के पीरियड में मैं बहुत एक पॉजिटिव, मैं हमेशा बच्चों में जो पॉजिटिव चीजें डेवलप होती हैं मैं उनको देखने की कोशिश करती हूँ, उनको अप्रिशिएट करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं ये मानती हूँ कि इन 2 साल में भले उन्होंने बहुत सारी चीजें कम अचीव करी हैं, लेकिन आईसीटी कॉम्पिटेंस, मतलब हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चे मोबाइल पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं। मैंने कभी मोबाइल पे पीपीटी नहीं बनाया क्योंकि मुझे पता ही नहीं कैसे बनते, लेकिन बच्चों ने अच्छे अच्छे पीपीटी बनाए और उन्होंने मुझे ये बताया कि मैम एक्चुअली मोबाइल में कुछ सेट फॉर्मेट होते हैं तो उसमें बनाने में ज्यादा इजी होता है इन कंपैरिजन टू लैपटॉप। अच्छे पीपीटी बनाए डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, जूम भी आप उनसे करवा लीजिए। हम लोग जनरली गूगल मीट यूज करते थे, तो गूगल मीट पे प्रेजेंटेशन कैसे करना है, गूगल मीट में इंटरेक्शन क्लासरूम कैसे ऑर्गेनाइज करनी है, इन सब पे वो काम करने में इतने कॉम्पिटेंट हैं कि हमें उनको कुछ भी अब सिखाने की जरूरत नहीं है और वो कंटिन्यूअसली उसको यूज कर रहे हैं। तो मेरा हम लोग भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जैसे अब हमें पहले नहीं पता था कि क्या करते हैं, स्टार्टिंग हुई, वो याद है मुझे 25 मार्च के समय यूनिवर्सिटी में ऑर्डर हो गया था कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी, तो कौन सा प्लेटफॉर्म लें। गूगल क्लासरूम में लिमिट नहीं होती थी, फिर मीट परचेज किया गया, फिर जूम कर सकते हैं, फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म, वेबएक्स है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है। तो हम भी आज कॉम्पिटेंट हुए कि हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे एक्टिवली इंटरेक्ट कर सकते हैं और उनमें नए नए जो मॉडिफिकेशन हो रहे हैं उनके बारे में जान रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि बच्चों ने मान लिया कुछ हमारे सेट बिहेवियर्स अचीव नहीं किए, लेकिन कुछ ऐसे बिहेवियर अचीव कर लिए हैं जो लाइफ लॉन्ग उनके साथ रहेंगे, और उनको जो चैलेंजेस हैं कमिंग सेंचुरी के, बीइंग टेक्नोलॉजिकली फ्रेंडली, बीइंग टेक्नोलॉजिकली कॉम्पिटेंट, वो सारी चीजें उन लोगों ने अचीव कर ली। तो वी शुड अप्रिशिएट दैट वेरी थिंग। लघु शोध प्रबंध हम लोग करवाते हैं, डिसर्टेशन पीजी में आप लोग भी करवाते होंगे। कैन यू इमेजिन वो बच्चे जो कभी नॉर्मल क्लासरूम में, क्योंकि कभी कभी मिड सेमेस्टर के बच्चे, मतलब जो 2 सेमेस्टर पूरा हो गया एमएड का और 2 सेमेस्टर में वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए, तो वो बच्चा जो कभी पीपीटी बना के प्रेजेंटेशन नहीं करता था, नॉर्मली हम लोग प्रेजेंटेशन हमेशा पीपीटी मोड में ही लेते थे, वो बच्चा डिसर्टेशन को मोबाइल पे टाइप कर रहा है, और आप उसकी पेपर सेटिंग और टाइपिंग सब देखिए बिल्कुल परफेक्ट, कहीं पे भी कोई कमी नहीं। वो अब इतना कॉम्पिटेंट हो गया कि उसने मोबाइल पे ये सारे काम करना शुरू कर दिए। तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन, दिस इज द मोड ऑफ इवेल्युएशन। और हाँ, और हम लड़ किस लिए रहे थे कि बच्चे का ऑनलाइन एग्जाम लेंगे, ऑनलाइन में एमसीक्यू क्वेश्चन रखेंगे, तो उसने चीटिंग कर ली, वो तो सब बच्चे एक दूसरे को देख करके कर लिए। फिर हमने कुछ सेंसर लगाए जो आईज मूवमेंट को ऑब्जर्व करते थे कि बच्चा अगर ज्यादा इधर इधर कर रहा है तो उसको हम क्या करते थे, रोक देते थे, ड्रॉप कर देते कि नहीं आप एग्जाम से बाहर हो गए। सारा दिमाग इसमें था। तो क्या एज ए टीचर कम्युनिटी, एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे ने भले आपके वो जो सेट बिहेवियर आउटकम है वो पूरे नहीं किए, लेकिन उसने बहुत कुछ ऐसा भी अचीव किया है जिसके बेसिस पे आप वेरी प्राउडफुली उनको वो ग्रेड दे सकते हैं और उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर सकते हैं।
लेकिन हमारा जो ध्यान है वो कभी भी उस तरफ नहीं जाता। हम लोग क्या है, फीलिंग ऑफ डिस्ट्रस्ट। बच्चे को हम जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, क्वेश्चन पेपर जो हमने बनाया वो बहुत अच्छा होता है, फिर उसको चेक करते समय हम कितनी लापरवाही बरतते हैं एज ए टीचर, हम सभी उससे वाकिफ है। क्या होता है, कॉलेज लेवल पे होती है इकट्ठे, यूनिवर्सिटी में कॉपी चेक होती है, टारगेट होता है कि रोज हमें 100 कॉपीज चेक करनी है, फटाफट कॉपी चेक कर दी, जल्दी से स्कोरिंग कर दी, कभी कभी जोड़ने में गलती हो जाती है। उन सब चीजों को हम नहीं देखते, क्योंकि अभी मैंने एक इंसिडेंस देख रही थी मैं, उसमें नीट वाले एग्जामिनेशन में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया ड्यू टू लो मार्क्स, लेकिन बाद में जब पता चला, उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसके मार्क्स ज्यादा थे। एक्चुअली कुछ एरर थी, टेक्निकल एरर की वजह से उसके कम मार्क्स आए थे। तो लेकिन हम अपने साइड से हमेशा फुल प्रूफ हैं, हम कितनी भी गलतियां हर साल करते हैं। आप जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसका हर साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, हर साल स्कोरिंग की आती है, फिर वो स्कोरिंग की रिवाइज होती है। बच्चों को ये नहीं पता चल पाता है कि हम नेट हो गए, क्यों? क्योंकि उसने पहले रिजल्ट देखा तो वो पास नहीं था, फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन रिवाइज हो गए तो वो पास हो गया, वो नेट हो गया। 6 महीने बाद उसको पता चलता है कि नहीं, उसका भी नेट हो गया। क्यों? एक अगर क्वेश्चन पेपर बनाने वाला एक क्वेश्चन पेपर बनाता है तो क्या उसकी वो सही से एक स्कोरिंग की बना के नहीं दे सकता एक बार में? इस पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन 2 साल अगर कोरोना में बच्चे की ग्रेडिंग करनी है, उसको कैसे पास करना है, तो सारा फीलिंग ऑफ डिस्ट्रस्ट, सारा जितना अपराध बोध है वो बच्चे के लिए हमारा जागृत हो गया था। लेकिन हमारा एज अ टीचर कभी भी अपराध बोध जागृत नहीं होता है कि हम पूरे समय पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन हम इवैल्यूएशन के समय जो सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है वहां पे हम लापरवाही करते हैं। कॉपी घर ले जाना हो गया तब तो फिर हमारा मूड भी बिल्कुल अफेक्ट करेगा कॉपी को। मान लिया घर पे हमारा मूड अच्छा है तो कॉपी बहुत अच्छे से चेक हो जाएगी, नंबर ज्यादा मिल जाएंगे। मूड खराब है तो कॉपी क्या कहते हैं, नंबर कम मिल जाएंगे। यूनिवर्सिटी में टारगेट है तो हमें रोज 100 कॉपीज करनी है। अब बच्चे को नंबर सही जुड़े या ना जुड़े, 2 लोगों से बात भी करनी जरूरी है, क्योंकि अब वो बहुत दिन बाद मिले हैं, उनसे बात नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हम हर बार, ये रिकॉर्ड है इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस में, हजारों गलतियां करते हैं एज अ सिस्टम। पेपर लीक हो जाता है, बच्चे बहुत दूर दूर जाते हैं प्रिपरेशन करके, रात रात भर जग के, तो आपका फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है, आपका पेपर लीक हो जा रहा है। लेकिन वो सब ठीक है, अभी तक हम जितना कुछ करते आए वो सब ठीक था। लेकिन बच्चा अगर 2 साल उस आपके डिफेक्टिव करप्टेड सिस्टम का पार्ट नहीं बन पाया, तो बच्चे को कैसे पास करना है उसमें सारा ध्यान लग गया, और वो कितना चीटिंग ना कर पाए तो वो सारा चीटिंग कर लेगा। लेकिन हमें अपने ऊपर कभी भी ध्यान नहीं जाता कि हमें क्या क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। तो मैडम अगेन मैं यही कहना चाहूंगी कि उन्होंने भले राइटिंग स्किल्स लूज करी हैं, लेकिन आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, बहुत कुछ अचीव किया होगा और ये चीजें 2-3 साल में ओवरकम हो जाएंगी। मूविंग टुवर्ड्स द आवर सेकंड एग्जांपल ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसके पहले जो मैंने डिस्कस किया शायद वो स्लाइड समझ में आ गई होगी, हम काफी डेविएट कर गए थे टॉपिक से, लेकिन ये भी जरूरी है क्योंकि यही सारे इश्यूज हैं जो हमें आपसे डिस्कस करने हैं। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हमें क्या करना है, देखिए फिर से एक दूसरा एग्जांपल है जहां पे 370210, इट्स ओके। सीधे मैं 4th एग्जांपल पे आती हूँ, जहां बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि 0 और 3, ऊपर 0 है नीचे 3 है तो क्या करना चाहिए। तो उसको ये नहीं पता है कि बगल से हम क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। वो 0 और 3 हुआ तो उसने 0 लिख दिया। आगे फिर एक एग्जांपल है सेकेंड रो में 3920, तो उसने अगेन 0 लिखा। उसको ये भी नहीं पता है कि अगर ऊपर 9 है नीचे 9 में 0 सब्सट्रैक्ट करे तो कितना होगा। फिर से उसने 0 लिखा, तो उसको कहीं पे भी 0 दिख रहा है तो वो 0 लिख रहा है। अगेन 7540 वाला केस भी है तो 0, फिर 347 एंड 101 वाले में भी 0, 18290 वाले में भी 0, 883570 में भी 0। कुल मिला के हमें इसको समझ में ये आया कि बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम किस तरह से डील करें अगर कहीं पे भी 0 और कोई दूसरी डिजिट है। तो हमने सपोज ये जो क्वेश्चन दिए उस हिसाब से तो बच्चे के मार्क्स बहुत कम आए क्योंकि उसने अधिकतर गलत कर दिया, कुछ सही किए। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमने इसको देखा तो अगेन फिर से वही 5 मिनट का काम है, आपको बच्चे को बुला के वो कंसेप्ट क्लियर कर देना है कि देखो अगर कोई चीज है 0 आइटम्स हैं तो उसमें कोई ज्यादा आइटम्स डिडक्ट भी नहीं हो सकते, तो उसके लिए आपको कहीं से बोरो करना पड़ेगा। तो बोरो करने का तरीका आपको सिखाना है फिर से एक बार बच्चे को। दूसरा, अगर कोई बड़ी डिजिट है उससे हम मान लिया 9 पेन है आपके पास, उसमें से 0 पेन कहीं चले गए तो अगेन आपके पास 9 ही पेन बच रहे हैं, 0 नहीं हुए। 0 कब होंगे,
जब अगर आपके पास 9 पेन है तो 9 के 9 आप किसी को पूरे दे दो, तब आपके पास 0 होंगे। तो अगर ये कंसेप्ट जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है, बहुत जनरल मैथमेटिकल कंसेप्ट है, उनको आप बहुत एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे ना जाके बच्चे को सामने कंक्रीट लेवल पे अगर करके बता दें, तो शायद ये कंसेप्ट वो लाइफ लॉन्ग सीख जाएगा और उसको फिर इन एरिया में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। So this is the importance of diagnostic evaluation, and it is only possible when you are using assessment as learning, or we can say formative evaluation. तो जब आप assessment एज लर्निंग, मतलब जब लर्निंग हो रही है तभी असेसमेंट भी चालू है, तो आप बच्चे की इन कमियों को भी जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। और उन डायग्नोसिस के बेसिस पे कहाँ पे कमियां हैं, कहाँ पे कौन कौन से एरिया है जहां पे उन कमियों को दूर किया जाना चाहिए, तो उस पे भी आप काम कर सकते हैं। एज अ टीचर आपके पास बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन बहुत थोड़े से एफर्ट पे आप बच्चे के लिए ये काम कर सकते हैं। करना क्या है, टीचिंग लर्निंग है, इवैल्यूएशन की प्रोसेस है, अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ पीपल, वो तो हमेशा ही हमारे दिमाग में रहती है, बच्चा कितना भी कुछ कर ले लेकिन हमारे हिसाब से तो वो अचीव नहीं कर पाया, है ना। फिर उसके बाद अगर वो अचीव नहीं कर पाया तो व्हाट इज द, एक केस मिला हमें डायग्नोसिस के लिए, तो हम क्या करते हैं, सिंपल कोई टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं डायग्नोसिस के लिए। फिर हमने आइडेंटिफाई किया उन स्टूडेंट्स को और उनको क्या क्या हेल्प चाहिए, कौन कौन से एरिया ऑफ डिफिकल्टी है उनको लोकेट किया। उसके बाद वो कौन कौन से कॉजल फैक्टर्स हैं उन पे हमें काम करना है। विद द हेल्प ऑफ रिमीडियल मीजर्स हम बच्चे को एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे करके उसको रिमीडियल मीजर्स में उसको उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के बारे में बता सकते हैं, एंड इट अल्टीमेटली इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लर्निंग। होना क्या है ओवरऑल, आपकी जो इस पूरा काम करने से एक तो बच्चे का जो एबिलिटी है वो तो डेवलप होगा ही, साथ ही साथ आपकी क्वालिटी भी इंप्रूव होगी टीचिंग लर्निंग की। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अभी एज अ टीचर हम उस पे ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम सारी एक्सपेक्टेशन बच्चे की तरफ से करते हैं। अभी कल हम लोग का लेक्चर होगा लर्निंग प्रोसेस का भी, तो हमें लर्निंग प्रोसेस को भी समझना है और इंडिविजुअल लर्नर को समझ के अपने ऊपर भी काम करने की जरूरत है। इन सब बातों से हमें एक चीज क्या पता चल रही है, जैसे ये 2 एग्जाम्पल हमारे क्लासरूम में दिखाई दिए, एक ये वाला एग्जाम्पल और एक ये वाला एग्जाम्पल। तो एक तो बात पता चल रही है कि बच्चे को प्रॉब्लम है, दूसरी एक बात और भी तो हो सकती है, अगर आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट है, उसमें 20 बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है, 20 बच्चों ने सब कुछ सही सही कर लिया, तो एक बात तो ये पता चल रही है कि हाँ बच्चे को प्रॉब्लम है। दूसरी एक बात और पता चल रही है, हो सकता है जब आप क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो इन कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली डील नहीं करते, तो क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, तो आपको अपना तरीका भी इंप्रूव करने की जरूरत है। बच्चे को तो आप रिमीडियल टीचिंग दें, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप क्लासरूम में जाएं तो आप भी ध्यान रखें कि पिछली क्लास में आपके सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हुई थी, एंड व्हाट अबाउट दोस 20 स्टूडेंट जिन्होंने सही कर लिया। तो आपको पता है कि आपके क्लासरूम में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी आते हैं जो उस सेशन में एडमिशन लेने से पहले उस पूरे कोर्स को पूरा कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूटर, उनके पर्सनल ट्यूटर लगे होते हैं और वो आपकी क्लासरूम में केवल बैठे होते हैं, वो आपकी क्लासरूम में पढ़ नहीं रहे होते हैं। ओके, लेकिन हमें क्लासरूम का जो सबसे केमिस्ट्री वाले समझते होंगे कि स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटर्मिनेशन स्टेप फॉर एनी रिएक्शन, तो आपके क्लास में जो सबसे कमजोर बच्चा है आपको उसको लेकर के अपनी टीचिंग इंश्योर करनी है। अभी हम एनपीसी कर्व की बात करेंगे तो ये बिल्कुल प्रूफ होता है कि हमारे क्लासरूम में जो बच्चे बैठे होते हैं उसमें नियरली 70% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एवरेज लेवल के होते हैं, 15% अबव एवरेज एंड 15% बिलो एवरेज होते हैं। तो नॉर्मली एज अ टीचर आपको उस 70% को डील करते हुए अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, लेकिन जो बिलो एवरेज हैं उनके लिए भी आपको अपने मीजर्स रखने हैं। तो इसमें एक चीज और भी समझ में आ गई है कि हमें भी जरूरत है कि हम अपने क्लासरूम में इन टॉपिक्स को जब डील करें तो थोड़ा सा कॉन्क्रीट वे में बताएं। तो अगर हम पहले ही पढ़ाते समय अगर एग्जाम्पल लेके पेन का या कोई ऑब्जेक्ट्स के, कोई फ्रूट्स का बताते समय अगर हम क्लियर कर देंगे बच्चे को, तो ये गलतियां वो एग्जाम्स में नहीं करेगा। सो एट द एंड improved quality of learning is the ultimate result of diagnostic evaluation। क्या
क्या और तरीके हो सकते हैं इवैल्यूएशन के जो आप अपने क्लासरूम में यूज करेंगे अपने स्टूडेंट्स के साथ, जो आपको मदद करेंगे अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर या कोग्निटिव डोमेन को भी मेजर करने में? जो आपका रेगुलर पेपर पेंसिल एग्जाम है उसके अलावा आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? आप लोग करते भी हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, पोर्टफोलियोज, प्रेजेंटेशंस, रिसर्च पेपर्स, लिटरेसी लॉग बुक्स, ऐसे सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट के लिए भी आप बच्चों को प्रमोट कर सकते हैं, लैब प्रैक्टिकल। अच्छा हाँ, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात और आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी कि शायद आप लोग अभी फेस टू फेस मोड में होते तो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते ज्यादा कि मैडम क्लासरूम में ये दिक्कत आती है, ये इतने काम रहते हैं, कब करें, और यही करते रहें तो बाकी काम कब करेंगे। तो कभी कभी अगर हम कुछ टेक्निक यूज करें, जैसे मान लिया आपको असेसमेंट करना है, आप कब करेंगे? तो 10 मिनट में असेसमेंट हो जाता है। कैसे हम लोग ये यूज करते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास हमने 20 MCQ बना लिए, 20 MCQ हो गए, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बच्चा क्या करता है उसमें शीट पे उसको मार्क कर देता है, अपना नाम लिख देता है और सबमिट कर देता है। तो 20 के लिए आपने जितना भी टाइम दिया, 10 मिनट्स दे रहे हैं अगर, तो 10 मिनट्स में आपके पास वो आंसर शीट वो कलेक्ट होके वापस आ गई, क्लासरूम में आप हैं। अब मैडम इसके लिए अब हम इसको चेक करें, जाके घर पे बैठ के करें, फिर हम उतना टाइम दें एक्स्ट्रा 1 घंटे, कोई जरूरत नहीं है। आप जो स्टूडेंट पावर सिटिंग इन योर क्लासरूम है उसको यूज करिए, सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट। आप वो शफल कर दीजिए शीट्स, एक की दूसरे को, दूसरे की तीसरे को, सबको बांट दीजिए। अब बच्चे के सामने जो आपकी आंसर की है उसको डिस्प्ले कर दीजिए बोर्ड पे फटाफट। अब हर एक बच्चे के सामने आंसर की है, सामने उसने जो दूसरे बच्चे का है लिस्ट, उसको वो फटाफट चेक कर देगा। अब उसने आउट ऑफ 20 कितना रिजल्ट आया फटाफट लिख दिया। अब आपने वो कलेक्ट किया और फिर से बच्चे के पास भेज दिया। हर बच्चे के पास विद इन 10 मिनट रिजल्ट भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया और आपको भी कुछ नहीं करना पड़ा। एक नॉर्मल वे में आपने पूरा का पूरा कंप्लीट इवैल्यूएशन कर लिया। अब आपने देख लिया कि बच्चों का अचीवमेंट लेवल क्या है, बच्चों ने कहाँ पे वीकनेसेस दिखाई, रिजल्ट भी इमीडिएटली कम्युनिकेट हो गया। कम्युनिकेशन ऑफ इमीडिएट रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गुड इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस। आपको पता है कि बच्चा क्या होता है, अभी सेमेस्टर सिस्टम में हम लोग क्या, तो ये भी प्रॉब्लम आने लगती है कभी कभी कि नया सेमेस्टर शुरू हो जाता है और उसके बाद रिजल्ट आ गया, चलो ठीक है, तो बच्चे को उस समय वो एक्चुअल फीडबैक नहीं मिल पाता और वो भूल भी जाता है कि उसने क्या क्या किया था, क्या नहीं किया था। रेगुलराइज करते हैं हम, हमारे यहाँ पे कॉपी दिखाने का भी प्रोविजन है, हम लोग बच्चे को कॉपी चेक करने के बाद कॉपी भी दिखाते हैं, वो देखता है, उसको कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो बताता है। तो नॉर्मली जो रिजल्ट है वो जितना इमीडिएट होगा आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उतना ही इफेक्टिव होगा, उतनी जल्दी आप बच्चों की कमियों को जान जाएंगे, बच्चे खुद अपनी कमियों को जान जाएंगे और वो उस पे काम करके उनको इम्प्रूव कर भी सकते हैं। ओके, सो दिस इज अगेन द एग्जाम्पल फॉर द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कि हाउ यू कैन यूज दिस वेरी प्रोसेस इन योर क्लासरूम इफेक्टिवली विद नो एक्स्ट्रा टाइम, विद नो एक्स्ट्रा बर्डन। आपके पास कोई अलग से दबाव नहीं होगा, कुछ अलग से काम नहीं करना है, आप फटाफट इसको अपने क्लासरूम में कर सकते हैं और बच्चे भी एक्टिवली इंगेज रहेंगे। प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन को अगर तो ये मैडम एक साइक्लिक प्रोसेस क्वेश्चन है। है मैडम, हाँ मैम, उसमें सेकंड पॉइंट थोड़ा समझाइए ना मैडम, किसमें? पोर्टफोलियोज का अभी जो स्लाइड थी इसलिए अच्छा, इसके पिछले वाली स्लाइड में। ओके, रिसर्च प्रोजेक्ट्स के बाद पोर्टफोलियोज। हाँ यस मैम यस। हाँ, तो यहाँ पे शायद जो आप लोग नहीं यूज कर रहे हैं उसमें पोर्टफोलियोज एक है और एक शायद लिटरेसी लॉग बुक भी आप नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है? हाँ यस मैम। ठीक है, हाँ मैंने, हाँ वो मुझे जल्दी घड़ी देख के ना मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भाग रही थी, इसीलिए मैंने तो ध्यान नहीं दिया। नॉर्मली हम लोग इन दो चीजों पर डिस्कशन करते हैं, पूछते हैं बच्चे। तो सबसे पहले लिटरेसी लॉग बुक बता देती हूँ, बहुत छोटी सी चीज है। हमने रोज नया क्या सीखा, हम अपने डे टू डे लाइफ में अगर हम भी कंटिन्यूअस लर्नर हैं तो लिटरेसी लॉग बुक का पर्पस ये है कि बच्चा एक रिकॉर्ड मेंटेन करे कि उसने रोज नया क्या वर्ड सीखा। वर्ड हो सकता है, कोई फेनोमेना हो सकता है, तो क्या रोज नया हम देख रहे हैं, इट इज अबाउट द लिटरेसी लॉग बुक। ठीक, बच्चा अगर उसको प्रिपेयर करता है डेट वाइज तो उस पे वो ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम भी कर सकता है और उसको आप एज प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन भी यूज कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को ये कहते हैं कि आप जैसे मान लिया हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाते हैं एमफिल पीएचडी में या एमएड के स्टूडेंट्स को, तो आप सभी ये चीज जानते होंगे कि बच्चों को कोई भी कंसेप्ट हम पढ़ाते हैं तो क्लासरूम में बहुत अच्छे से सर हिलता है, हाँ सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ
वाइवा वो सी, या कभी वो मान लिया एमफिल के स्टूडेंट हैं या एमएड के स्टूडेंट हैं तो उनको पीएचडी में जाना है इंटरव्यू के लिए, या पीएचडी वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो जॉब के लिए इंटरव्यू में जाना है, तो वहां पे वो किसी भी चीज को डिफाइन करने में कंप्लीटली अनेबल होते हैं। और द मेजर प्रॉब्लम इज कि वो वहां पे उतना एग्जाम्पल देंगे, इतना मिक्स करेंगे, और आपके इंटरव्यू पैनल में इतना टाइम नहीं होता कि आपकी पूरी बातों को सुने। तो हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि आप हर एक टर्म के लिए, सपोज इट इज हाइपोथेसिस, अगर परिकल्पना के बारे में लिखना है, व्हाट इज नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस के बारे में लिखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आप एक लाइन में उसको डिफाइन करिए बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी के साथ, जितने कम लाइन में आप, व्हाट इज रिलायबिलिटी, व्हाट इज वैलिडिटी, तो ये सारे जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स को, जो बहुत कॉमन टर्म्स हैं, आपसे पूछे भी जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू एंड जॉब प्लेसमेंट, इनको आप एक लाइन में लिखिए अपनी एक कॉपी में सारी टर्मिनोलॉजी को, और उसको आप रैंडमली रोज देखिए, जिसमें कि आपके वो दिमाग से कभी स्लिप ना हो, और वो एक आपका पर्सनल रिकॉर्ड हो, पर्सनल डायरी हो, जो आपको आज भी काम करेगा और आज से 10 साल बाद भी, जब भी कभी आप इंटरव्यू देंगे। क्योंकि हमें सभी को पता है, हम अभी कंटिन्यूअसली अभी भी लगातार हमें जॉब प्रमोशन के लिए इंटरव्यू देने होते हैं, कुछ नई प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू देने होते हैं, टर्म्स वही होते हैं, वो बदल नहीं जाते हैं। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ लिटरेसी लॉग बुक। तो आप अपने बच्चों को भी थोड़ा सा प्रमोट करिए इस डायरेक्शन में कि वो किसी भी पर्टिकुलर टर्म को एकदम ऑब्जेक्टिविटी के साथ कैसे डिफाइन करना है उसको बनाएं। दूसरा, पोर्टफोलियोज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लिया बच्चों को हम कुछ काम देते हैं, तो हमने मान लिया कोई ग्रुप में कोई काम दिया, ग्रुप का कोई प्रेजेंटेशन दिया, ग्रुप की कोई एक्टिविटी दी, तो उस कंप्लीट एक्टिविटी का एक हम उसको पोर्टफोलियो प्रिपेयर करने के लिए कहते हैं। वहां पे वो सारी चीज, वो अपनी जो अचीवमेंट्स हैं, ग्रुप में उसकी क्या अचीवमेंट्स हैं उनको मेंशन करता है, क्या क्या डीमेरिट्स रह गई, वो खुद भी अपने को ऑब्जर्व करता है कि उसने ग्रुप में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उनको भी वो आइडेंटिफाई करता है, या किसी पीयर ग्रुप का जो पोर्टफोलियो है उसके बारे में अगर वो लिख रहा है तो वो ये भी बता रहा है कि हाँ इसने ये अचीवमेंट रही इसकी, या इसके ये वीक पॉइंट्स रहे। तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे जब हम पोर्टफोलियो यूज करते हैं, तो जो भी प्रोसेस हमने की क्लासरूम में, सपोज हम प्रेजेंटेशन लेते हैं, तो मान लिया हमारे क्लासरूम में 46 स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या करते हैं, उनका ग्रुप में प्रेजेंटेशन लेते हैं, तो 4-5 के ग्रुप बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यह कहता है, मैडम ग्रुप ना ऑर्डर से नहीं बनाइएगा। क्यों? क्योंकि क्लासरूम में, हर क्लास में एक ग्रुप डायनेमिक्स चल रही होती है, उसमें कुछ लोगों के अपने फेवर के लोग होते हैं, कुछ लोगों के अगेंस्ट रहते हैं। तो हम ये कहते हैं नहीं, ग्रुप हमें बनाना है, हम बनाएंगे, और हम उसमें केवल सीरियल ऑर्डर को फॉलो करके ग्रुप बना देंगे, और हेट्रोजीनस ग्रुप होना चाहिए, मतलब एक ग्रुप में डिफरेंट एबिलिटी के लोग हों तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भले कोई काम कर रहा है कोई नहीं कर रहा, कुछ उसमें ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल काम नहीं करते, तो बाकी 2 मेंबर कहते हैं कि नहीं अरे वो मैम 3 मेंबर तो कभी आते ही नहीं है, कभी काम ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी हम बच्चे में एक इफेक्टिव डोमेन की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। सपोज कल आपको सोसाइटी में जाना है, आपको एक फैमिली में भी एडजस्ट करना है, और आपको एज ए सपोज मेडिकल स्टूडेंट और आईआईटी स्टूडेंट आपको एक हॉस्टल में एडजस्ट करना है, वहां पे भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक लोग मिलेंगे। तो जो ये रैगिंग की प्रॉब्लम है, बच्चे के अंदर बिल्कुल टॉलरेंस नहीं है किसी दूसरे के लिए, जो ये आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिलीज का कंसेप्ट है, हमारे तुरंत किसी से झगड़े हो जाते हैं, हम एक दूसरे को जरा सा भी टॉलरेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने पहले से ट्रेनिंग पाई है कि हम अपना काम खाली जानेंगे, अपने बारे में जानेंगे, अपने को प्रेजेंट करेंगे, ना दूसरे को हमें प्रमोट करना है, ना दूसरे को मौका देना है, ना दूसरे के बारे में जानना है, ना अपनी कमियों के बारे में जानना है। सो इट हेल्प्स इन द इंट्रो इंस्पेक्शन ऑफ योरसेल्फ। आप ग्रुप में क्या कर रहे हैं, आप भी तो अपना देखिए। मैम, इज इट क्लियर नाउ? और इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद ट्रेनिंग ऑफ इफेक्टिव डोमेन। पता, बच्चे हमारे यहाँ पे इरिटेट होते हैं, जैसे 5-5 का ग्रुप बना दिया तो उसमें 1-2 हमें भी तो पता होता है ना कि कौन क्लासरूम में अच्छा है कौन नहीं है, तो उनके साथ ग्रुप बन जाने पे उनका फेशियल एक्सप्रेशन देखने वाला होता है। लेकिन आप उस ड्यूरेशन में, मान लिया उस 15 दिन में आपको साथ में काम करना है, साथ में एक पीपीटी बनानी है, उसके अलग अलग सेक्शन आपको प्रेजेंट करने हैं, तो उसमें जो एक मेंटल वॉर हो रही होती है, वो मेंटल वॉर आपको आपकी एक्चुअल सोसाइटी,
जो आपके एक्चुअल सोसाइटी के प्रेशर्स हैं उनके लिए तैयार कर रही होती है। आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि बच्चे को आप कम से कम ये कम्युनिकेट कर दीजिए कि बच्चे क्लास 10th के मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास 12th के मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जिसके लिए सुसाइड किया जाए, या ग्रेजुएशन के मार्क्स भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जिसके लिए सुसाइड किया जाए। सुसाइड करने के लिए अभी आगे बहुत सारे मौके मिलते हैं ना। हम सभी तो समझ पा रहे हैं ना कि आज जिस लाइफ में हम लोग हैं उसमें इन कंपैरिजन टू प्रीवियस लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स हैं। तो क्या हमारी ये ड्यूटी नहीं है कि अगर हम एज ए इंडिविजुअल ये बात जान रहे हैं कि क्लास 8th, क्लास 6, क्लास 10th इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्लास 12th इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज द लाइफ। और अगर बच्चा वहां पे मेंटल टॉलरेंस नहीं रख पा रहा है तो वो लाइफ में कैसे सरवाइव करेगा? आपको पता है ना कि कितने स्ट्रगल्स लगातार दिन, जितने भी पहले वो लोग होते थे कि बस 10th कर लो तो बड़ी शांति है, 12th कर लो तो बड़ी शांति है, फिर जॉब लग जाएगी तब तो बड़ी शांति हो जाएगी। आज हम सभी जॉब में है ना, कितनी शांति है हम लोगों के पास। एंड लेवल ऑफ मेंटल पीस, लेवल ऑफ मेंटल स्ट्रेस, यू कैन कंपेयर। आपका दिन पर दिन वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, वॉट एवर द लेवल यू आर अचीव्ड। तो टॉलरेंस भी हमें सीखनी है। हमें पता है ना कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारा मेंटल स्ट्रेस बढ़ने वाला है, तो हमें सीखना क्या है? हाउ टू टॉलरेट दैट वेरी स्ट्रेस, हाउ टू डील विद डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस। और बच्चे को क्या बता रहे हैं? अरे 10th ही तक है सारी टेंशन, 10th के बाद तो सब ठीक है, और 10th में अगर 100 नहीं आए तो समझ लो आगे सब बेकार है। या ग्रेजुएशन पे अब दिल्ली वगैरह का एग्जाम्पल देखिए, 100 जाता है आपका कट ऑफ, तो 100 से नीचे तो मतलब तुम बेकार। और तुम्हारा अगर अभी 100 आ गया 12th में तो समझ लो कि फिर तुम्हारी पूरा जीवन बिल्कुल स्मूथ है, कोई टेंशन आएगी नहीं। तो अभी या तो सुसाइड कर लेना और या तो 100 ले आना। यही ट्रेनिंग हमारी चल रही है, यही हमारा एजुकेशनल प्रैक्टिसेस है। और हम में से कौन नहीं जान रहा? आप में से यहाँ पे कोई मुझे मेरी इस बात को डिनाई कर दीजिए ना कि आप जिस जिस लेवल में आगे बढ़ रहे हैं आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ नहीं रहा है। कोई भी स्टेज है जहां पे आपने चलो ठीक है अब हमारी मेंटल पीस की स्टेज आ गई? शायद आप में से कोई ऐसा नहीं कहेगा। लेकिन अगर हमने वो स्ट्रेंथ अपने अंदर डेवलप कर ली है तो हम उस किसी भी स्टेज को सक्सेसफुली पार करने में सक्षम होते हैं। और यही बात हमें अपने बच्चों को सिखानी है कि मार्क्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज लाइफ स्किल एंड हाउ यू डील इन योर सोसाइटी एंड हाउ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर बॉडी, योर माइंड एंड यू एज ए इंडिविजुअल। सो इट इज द इम्पॉर्टेंट। और जिस दिन आप ये सिखा देंगे, और ये आप केवल अपनी इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस से सिखा सकते हैं, बोलने से ये चीजें नहीं आएंगी। और बच्चे के अंदर वो फियर खत्म कर दीजिए, वो चीजें खत्म कर दीजिए जिसमें कि हमारी सोसाइटी का जो ये स्ट्रक्चर है ये खत्म हो जाए, और हम सभी जानते हुए भी अपने बच्चों को उसका पार्ट ना बनने दें। सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन? अगर मैं इसको देखूं तो ये आई थिंक मैम अब क्लियर हो गई होगी उस स्लाइड में। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है क्या? कुछ और? नो नहीं। मैम, नो प्रॉब्लम, हो गया। ठीक है, मैं अब आगे बढ़ती हूँ। ये जो प्रेजेंटेशन भी है जो अगली वाला है पोर्टफोलियो के नीचे भी है, वो भी वही मदद करता है कि आप दूसरे के साथ कैसे डील कर रहे हैं, ग्रुप डायनेमिक्स। अगर आप ग्रुप प्रेजेंटेशन देते हैं, जितने भी काम आप आइसोलेशन में बच्चे को देते हैं वो उतने इफेक्टिव नहीं है, लेकिन जो आप ग्रुप में चीजें करवाते हैं बच्चों को, कहीं ना कहीं वो ज्यादा इफेक्टिव हैं, और वो बच्चे के अंदर इफेक्टिव डोमेन्स की ट्रेनिंग ज्यादा अच्छी कर लेते हैं। क्या करना है इसमें? फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आप जब टीचिंग के लिए जा रहे होते हैं तभी आपके दिमाग में कुछ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम हो चुके होते हैं। उन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप वो टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं बच्चे को, और उन्हीं पे बेस्ड आपका इवैल्यूएशन भी होना चाहिए। जनरली एक प्रॉब्लम और आती है कि हम क्लासरूम में पढ़ाते कुछ और हैं, इवैल्यूएशन के समय क्वेश्चन पेपर कुछ और बना देते हैं। तो इन जनरल एक फिक्स लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए कि किस टॉपिक पे कितना वेटेज देना है, और उसी को एग्जामिनेशन में भी उतना वेटेज देना है। अभी हम सेकंड जब सेशन लेंगे तो हम उस पर डिटेल बात करेंगे, अभी मैं इसको थोड़ा सा और कंप्लीट करती हूँ। तो अगर हम इवैल्यूएशन के 5 स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले जो भी हमारे पास हमारा प्लान है, प्लान ऑफ एक्शन है, उसको हम क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम फॉर्मेटिव असेसमेंट या इवैल्यूएशन की प्रोसेस से जाते हैं।
जो मैंने बताया कि हर स्टेप पे कंटिन्यूअसली चलना चाहिए असेसमेंट एज लर्निंग के फॉर्म में। उसके बाद स्टेज आती है समेटिव इवैल्यूएशन की। समेटिव इवैल्यूएशन का जो रिजल्ट होता है वो बच्चे को तो हेल्प करता ही करता है, लेकिन एज अ टीचर हमें भी क्या है, सेल्फ असेसमेंट में मदद करता है। आफ्टर दैट वेरी सेल्फ असेसमेंट हमें क्या करना है, अपने उन गोल्स को फिर से एनालाइज करना है, फिर से हमें उन्हें रीसेट करना है, और अगर हमारे प्लान में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तो उसको भी उसी अकॉर्डिंगली चेंज करना है, और फिर से हमारा जो न्यू प्लान है उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो अल्टीमेट जो बात कहना चाह रही हूँ वो ये कहना चाह रही हूँ कि जो इवेल्युएशन है इट्स नॉट फॉर द प्रमोशन ऑफ स्टूडेंट इन नेक्स्ट क्लास, इट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑल्सो। तो अगर उसको हम अपने लिए यूज करें तो इट विल बी गुड फॉर स्टूडेंट एंड टीचर। कुछ और भी टूल्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनर, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल्स, पीपल्स प्रोडक्ट, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड एंड एग्जामिनेशन टेक्निक्स। तो जो हम अल्टीमेट यूज कर रहे हैं वो लास्ट वन ही यूज कर रहे हैं, एग्जामिनेशन टेक्निक्स। बाकी को हम कोई भी ध्यान नहीं देते कि अगर इनको भी ध्यान दिया जाए तो हम बच्चे का एक ओवरऑल एक कंप्लीट असेसमेंट दे सकते हैं, रादर देन कि हम केवल एक एग्जामिनेशन टेक्निक में उसको असेस करें। ओके, आगे चलते हैं। मैडम अभी मेरे पास कितना टाइम है? मैडम फर्स्ट सेशन तो 12:30 तक था, लेकिन अभी पॉइंट्स बचे हैं तो कैसा करेंगे? तो ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ ना कि इसको कर देती हूँ, क्योंकि फिर नहीं तो लंच के बाद भी लोग देर से आएंगे। तो सेशन 1 बजे से शुरू हो जाएगा ना? नहीं, एक नहीं, 1:30 से मैडम 1:30 अपना नेक्स्ट है। 1 घंटे का ब्रेक होगा। तो ठीक है मैम, मैं पे ना रोक रही हूँ, और अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले इस सेशन का जो भी क्वेरी है। तो उसके आगे फिर मैं ये, क्योंकि टॉपिक टाइम टेकिंग है, इसमें मुझे करीब 10 से 12 मिनट लगेगा, तो मैं तो बाद में ही हम लूँ। लंच के बाद उसको कवर करते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो अभी अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस, पार्टिसिपेंट कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। कैसे लगा आपको? स्पीड अच्छी है, समझ में आ रहा है सबको? मैडम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ में आया। गुड। स्पीड तो थोड़ी ज्यादा है, नहीं मैडम अच्छी है, समझ में आ बेसिक रही है। प्रॉब्लम है, जो मुझे पता है। चलेगा मेरे मैम, स्पीड बहुत बढ़िया था। मेरे स्टूडेंट्स से भी मैं ये फीडबैक लेती हूँ। हाँ, एक चीज और है, जब आप कभी भी पढ़ाएं तो उसका फीडबैक अपने स्टूडेंट्स से जरूर लें। तो मुझे पता है कि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, और ये मुझे मेरे स्टूडेंट से फीडबैक रहता है। लेकिन अच्छा रहा मैडम सेशन। नहीं मैडम ओके, ठीक है, ठीक स्पीड है। तो ठीक फिर है। अभी मुझे लग रहा है कोई क्वेरी नहीं है, तो हम लंच का टाइम बिल्कुल आप लोगों का नहीं लेते हैं, और आप लंच के लिए जाएं, और जी हम 1:30 पे फिर मिलते यस हैं। मैम, मैं 1:15 मीटिंग शुरू करती हूँ मैम, 1:30 वी विल ठीक है, स्टार्ट ठीक विद है, द सेशन। मैं ज्वाइन कर लूंगी। हाँ, Thank you all of you. You can proceed for your lunch break. We will meet at 1:30. Thank you.